नमस्कार साथियों। जूनियर लीगल ऑफिसर के एग्ज़ाम का जो पिछला पेपर था उसमें किस प्रकार के क्वेश्चंस आए थे, और जो पेपर नंबर 4 था इंग्लिश का उसमें किस प्रकार के क्वेश्चंस पूछे गए थे। तो आप लोगों की मांग पर आज हम शुरू करते हैं जूनियर लीगल ऑफिसर का पिछला साल का क्वेश्चन पेपर का सॉल्यूशन। तो देखिए क्वेश्चन किस तरीके से आए थे। इंस्ट्रक्शन थी, चूज द ग्रामेटिकली करेक्ट एंड मीनिंगफुल ऑप्शंस टू कंप्लीट द फॉलोइंग सेंटेंसेस। यानी कि यहाँ पर हमें क्या करना है, ग्रामेटिकली करेक्ट ऑप्शन को चूज करना है, मीनिंगफुल ऑप्शन को चूज करना है। चलिए शुरू करते हैं। हमारा पहला क्वेश्चन है, द हॉल इज ऑलमोस्ट फुल, देयर इज रूम लेफ्ट फॉर दोज अराइविंग नाउ। तो देखिए सबसे पहले जो क्वेश्चन दिया हुआ है उस क्वेश्चन को अपन आराम से पढ़ते हैं। लिखा है हॉल इज ऑलमोस्ट फुल, और यहाँ पर ये जो क्वेश्चन है ये आपका क्वेश्चन पूछा गया है, एडजेक्टिव में से क्वेश्चन पूछा गया है। ये जो क्वेश्चन है ये आपके क्वेश्चन पूछा गया है एडजेक्टिव का जो टॉपिक है जिसे अपन एडजेक्टिव कहते हैं उसमें से क्वेश्चन जो है वो पूछा गया है। आपको सेंटेंस दिया है द हॉल इज ऑलमोस्ट फुल, यानी कि हॉल जो है वो कैसा है, ऑलमोस्ट फुल है, यानी कि लगभग जो है वो पूर्ण है। यहाँ पे हॉल जो है वो नाउन है, इज यहाँ पे वर्ब है, ऑलमोस्ट फुल जो है यहाँ पर क्या दिया हुआ है, कॉम्प्लीमेंट है। फिर हमने देखा देयर इज रूम लेफ्ट फॉर दोज अराइविंग नाउ। अब रूम यहाँ पर क्या है, रूम का मतलब होता है स्पेस। यहाँ पर देखिए रूम जो शब्द है उसका मतलब है स्पेस यानी कि जगह। रूम शब्द से मतलब है स्पेस। उसके बाद लिखा हुआ है लेफ्ट। लेफ्ट का मतलब है V2 लिखा है, यानी कि वर्ब की सेकंड फॉर्म है। रूम लेफ्ट, देयर इज रूम लेफ्ट फॉर दोज अराइविंग नाउ। अराइविंग का मतलब होता है आने वाले लोगों के लिए। तो यहाँ पर देखिए लेफ्ट फोर जो है ये फ्रेजल वर्ब है, उसके बाद लिखा है अराइविंग नाउ। अब आपको पूछा जा रहा है कि बताएं यहाँ पर जो है वो करेक्ट जो है एडजेक्टिव क्या होगा। चार ऑप्शन लिखे हुए हैं। फ्यू, देखिए फ्यू जो होता है वो हमेशा, फ्यू का मतलब होता है किसी भी सेंटेंस में संख्या बताने के लिए, यानी कि ये न्यूमेरिक जो एडजेक्टिव होता है उसके लिए फ्यू का यूज़ करते हैं। फ्यू नेगेटिव सेंस में आता है और इसका मतलब होता है बहुत ही कम संख्या, और फ्यू का मतलब होता है थोड़ी ज़्यादा संख्या। अब यहाँ पे देखो लिखा हुआ है नो और एनी। अब अगर इस सेंटेंस में नो एनी की जगह पे केवल नो ऑप्शन होता तो यहाँ पर हम नो आंसर लिख सकते थे, देर इज नो रूम लेफ्ट फॉर दोज अराइविंग नाउ। यानी कि अब आने वाले लोगों के लिए कोई भी कमरा, कोई भी जगह जो है यहाँ पे नहीं है। लेकिन यहाँ पर नो और एनी एक साथ आपको दिया हुआ है, इसलिए नो और एनी इसमें आंसर नहीं होगा। तो इस क्वेश्चन में अपन क्या करेंगे, क्योंकि आंसर में क्या नेगेटिव सेंस आ रहा है, तो यहाँ पर हम लिखेंगे लिटिल। तो लिटिल जो होती है वो हमेशा किसको बताएगी, लिटिल जो है हमेशा हम देखते हैं क्वांटिटी जो है, मतलब कि क्वांटिटी को जो रिप्रेजेंट करेगा। तो यहाँ पर लिटिल जो है वो बताएगा नेगेटिव सेंस में आएगा, क्योंकि अपन क्या करते हैं, देखो लिटिल का यूज़ करते हैं नेगेटिव सेंस के लिए, और द लिटिल का यूज़ करते हैं पॉजिटिव सेंस के लिए। हम किसका यूज़ करते हैं, द लिटिल का यूज़ करते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर देखते हैं पर लोग। हमारा क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 77 डैश एग्जीबिशन क्लोज्ड अ मंथ अगो। इस सेंटेंस में आपसे प्रपोजिशन पूछा जा रहा है कि बताइए विच इज़ द राइट प्रपोजिशन, इसमें करेक्ट प्रपोजिशन जो है वो कौन सा होगा। अब इस सेंटेंस को अगर पढ़े तो लिखा है यहाँ पर अगो। अगो जो होता है वो यहाँ पर हमेशा किसी भी सेंटेंस के अंदर क्या देगा, पास्ट सेंस को बताता है। अगो जो होगा वो किसको बताएगा, पास्ट सेंस को बताएगा। उसी तरीके से हम देखते हैं कि अगर सेंटेंस में अर्लियर का यूज़ है, अगर सेंटेंस में एंशियंट का यूज़ है, तो यहाँ पर, और अगर किसी भी सेंटेंस में दैट डे का यूज़ है, तो ये किसको रिप्रेजेंट करेगा, ये रिप्रेजेंट करेगा पास्ट को रिप्रेजेंट करेगा। अब देखो सेंटेंस में ऑप्शन में अपन देखें तो यहाँ पर क्या लिखा हुआ है, एग्जीबिशन। एग्जीबिशन इस सेंटेंस में क्या है, नाउन है। अब नाउन से पहले हमको क्या करना है, नाउन से पहले हमें प्रपोजिशनल एडजेक्टिव जो है उसका यूज़ करना है। तो यहाँ पर देखिए अपन किसका यूज़ करेंगे, यहाँ पे लिखा है दैट दोज ऑल दीज। अब यहाँ पे जो नाउन आ रहा है वो नाउन यहाँ पर क्या है, सिंगुलर है। नाउन यहाँ पर क्या है, सिंगुलर है। अगर इसमें एग्जीबिशंस होता तब तो हम इसमें दोज का यूज़ करते, लेकिन इसमें क्या है, एग्जीबिशंस नहीं है बल्कि इसमें क्या है, एग्जीबिशन है। तो ये क्या है, सिंगुलर है, इसीलिए अपन इसमें किसका यूज़ करेंगे, दैट का यूज़ करेंगे। हम इसमें लिखेंगे दैट एग्जीबिशन। तो ये समझिएगा कि किसी भी सेंटेंस में दैट, दोज का यूज़, दीज का यूज़ नाउन से पहले होता है तो ये क्या बनाएंगे, एडजेक्टिव बनाएंगे। इसीलिए अपन को समझना होगा कि किसी भी सेंटेंस में एडजेक्टिव का यूज़ हमेशा नाउन से पहले होता है।
एडजेक्टिव का यूज़ क्या होता है, हमेशा नाउन से पहले होता है। उसके अलावा जैसे अपन लोग क्या करते हैं, डिटर्मिनर का यूज़ करते हैं, उसके बाद में हम एडवर्ब का यूज़ कर सकते हैं, फिर हम जो है एडजेक्टिव का यूज़ करते हैं, और उसके बाद अपन किसका यूज़ करते हैं, नाउन का यूज़ कर सकते हैं। जैसे मान लीजिए मैंने लिखा ए, उसके बाद लिखा वेरी इंटेलिजेंट बॉय, तो इस सेंटेंस में अपन समझ सकते हैं कि ए यहाँ पे डिटर्मिनर है, वेरी सेंटेंस में एडवर्ब है, इंटेलिजेंट इसमें एडजेक्टिव है, और बॉय सेंटेंस में क्या है, नाउन है। तो इस तरीके से इस क्वेश्चन में जो हमारा आंसर होगा वो होगा दैट होगा, तो हम यहाँ पे क्या लिख के आएंगे, दैट ऑप्शन टिक करेंगे। चलिए अब इसके बाद अपन देखते हैं नेक्स्ट हमारा ऑप्शन क्या होगा, बिल्कुल देखिएगा। इसके बाद अपन देखते हैं नेक्स्ट हमारा ऑप्शन, इसके अंतर्गत क्वेश्चन क्या है, आई हैव ट्राइड बोथ द नंबर्स बट डैश ऑफ दैम इज वर्किंग। ओके, यहाँ पर लिखा है आई हैव ट्राइड बोथ द नंबर्स, यानी कि मैंने जो है वो क्या है, दोनों नंबर्स ट्राई कर लिए। आइए जरा सेंटेंस को समझते हैं कि आखिर सेंटेंस में क्या लिखा है। आई इस सेंटेंस में क्या है, देखो सब्जेक्ट है, उसके बाद में लिखा हुआ है हैव, और उसके बाद में क्या लिखा है, ट्राइड। यानी कि यहाँ पर अपन ने क्या देखा, यहाँ पर जो सेंटेंस है उसमें लिखा हुआ है प्रेजेंट परफेक्ट टेंस। यहाँ पे देखिए कौन सा टेंस है, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस है, और प्रेजेंट परफेक्ट टेंस के कारण यहाँ पे किसका यूज हो रहा है, हैव का यूज हो रहा है, और हैव के साथ अपन ने किसका यूज किया, V3 का यूज किया। उसके बाद लिखा हुआ है बोथ द नंबर्स लिखा हुआ है। तो देखिए किसी भी सेंटेंस में अगर हम बोथ का यूज करते हैं, ऑल का यूज करें, मैनी का यूज करें, तो इसके बाद में हमेशा क्या यूज करेंगे, प्लूरल नाउन का यूज करते हैं। तो यहाँ पर देखिए किसका यूज हो रहा है, प्लूरल नाउन का यूज हो रहा है। उसके बाद लिखा हुआ है बट। अब यहाँ पर ये समझना कि बट जो होता है ना, वो हमेशा क्या रिप्रेजेंट करेगा, ये रिप्रेजेंट करता है नेगेटिव कंजक्शन को रिप्रेजेंट करता है। तो इसको अपन क्या बोलते हैं, ये क्या रिप्रेजेंट करेगा, नेगेटिव कंजक्शन को रिप्रेजेंट करेगा। यानी कि अगर बट नहीं होता तो कंफ्यूजन हो सकता था, लेकिन इस सेंटेंस में बट दिया हुआ है, तो बट का यूज यहाँ पर हम करेंगे नेगेटिव सेंस में करेंगे। तो आइए जरा देखते हैं ऑप्शंस में। अब देखो यहाँ पे लिखा हुआ है ऑफ देम, यानी कि दोनों की दोनों ऑप्शंस की बात की जा रही है। एनी का यूज हमेशा सिंगुलर में होता है, इसलिए एनी का यूज इसमें होगा नहीं। एवरी का यूज इसमें सिंगुलर में होता है, तो इसमें एवरी का यूज नहीं होगा। लेकिन यहाँ पर अपन देखते हैं कि बोथ, बोथ ऑफ देम, बोथ ऑफ देम का मतलब होता है दोनों की दोनों। तो बोथ ऑफ देम यानी कि दोनों जो है, मैं वो प्रॉपर नहीं होगा, क्योंकि यहाँ पे नेगेटिव आना चाहिए, क्योंकि यहाँ पे क्या आ रहा है, बट कंजक्शन है। तो यहाँ पर देखो नेगेटिव जो है वो कौन सा लिखा हुआ है, तो यहाँ लिखा हुआ है नीदर। तो यहाँ हम किसका यूज करेंगे, नीदर का यूज करेंगे। तो इस क्वेश्चन का जो करेक्ट आंसर होना चाहिए था वो होना चाहिए था नीदर। इसे नाइदर भी कुछ लोग कहते हैं, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, इसका आंसर नीदर होगा। नीदर ऑफ देम इज वर्किंग, यानी कि दोनों में से कोई भी काम नहीं कर रहा है। बट जो है नेगेटिव है, इसीलिए यहाँ पर नीदर का यूज हुआ है, क्योंकि बट नेगेटिव को रिप्रेजेंट करता है। इसीलिए अपन यहाँ पर किस किस कंजक्शन का यूज करेंगे, नीदर का यूज करेंगे। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, नेक्स्ट है डैश ऑफ अस वांटेड ऑफ टू वॉक दैट फॉर इन द हॉट सन। ओके, अब यहाँ पर देखिए इस सेंटेंस को अगर अपन समझें, तो यहाँ पे लिखा हुआ है टू वॉक। तो टू वॉक यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, टू प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है। इसको अपन क्या बोलते हैं, टू इन्फिनेटिव बोलते हैं। इसको अपन क्या बोलते हैं, टू इन्फिनेटिव बोलते हैं। तो इसका मतलब क्या होता है कि टू इन्फिनेटिव जो होता है उसका मतलब होता है कि टू के बाद में किसका यूज़ करते हैं, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म का यूज़ करते हैं। तो यहाँ पे लिखा हुआ है वांटेड टू वर्क दैट फार, यानी कि उतनी ज़्यादा दूरी पर, इन द हॉट सन। तो यहाँ पर देखो द यहाँ पे क्या लिखा है, डिटरमिनर है, हॉट यहाँ पर एडजेक्टिव है, सन यहाँ पर क्या है, नाउन है, और इन यहाँ पर क्या है, प्रपोजिशन है। आपसे पूछा जा रहा है कि बताइए यहाँ पर करेक्ट जो है वो कौन सा प्रोनाउन, यानी कि जो इंडेफिनेट प्रोनाउन बोलते हैं, कौन सा इंडेफिनेट प्रोनाउन यहाँ पर यूज़ होगा। तो देखिए यहाँ पर क्या होता है कि जब भी ऑफ का यूज़ होता है और अस का यूज़ होगा, तो यहाँ पे ऑफ से पहले हमेशा अपन किसका यूज़ करेंगे, नन का यूज़ करेंगे। तो यहाँ पर क्या है, नन जो है वो किसको बताएगा, नन ऑफ अस वांटेड टू वॉक दैट फार इन द हॉट सन। तो हॉट सन जो है वो किस सेंटेंस के अंदर नेगेटिविटी को रिप्रेजेंट कर रहा है। तो जब नेगेटिव सेंटेंस होगा और नेगेटिविटी रिप्रेजेंट की जाएगी, तो देखो अपन किसका यूज़ करेंगे, नन का यूज़ करेंगे। इसीलिए इस सेंटेंस के अंदर हमारा जो आंसर होगा वो हमारा आंसर क्या हो जाएगा, नन होगा। जब भी एग्जाम में क्वेश्चन को जब हमें अटेम्प्ट करना है, तो बहुत अच्छी तरीके से सोच समझ के जो हमको अटेम्प्ट करना होगा। तो देखिए चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, वी बिलीव्ड डैश हाफ ऑफ हिज स्टोरी। ओके, अब यहाँ पर देखिए
सेंटेंस में क्या लिखा आ रहा है, वी बिलीव्ड। तो वी बिलीव्ड यहाँ पर किसका यूज कर रहे हैं अपन, V2 का यूज कर रहे हैं, और वी यहाँ पर क्या है, सब्जेक्ट है। हमने किसका यूज किया, V2 का यूज किया। उसके बाद अपन देख रहे हैं हाफ ऑफ दिस स्टोरी। इसका मतलब है कि हम जो है इसकी आधी कहानी पर विश्वास करते हैं और आधी पर नहीं करते, यानी कि कंप्लीट इन्फॉर्मेशन जो है वो नहीं है। लिटिल का यूज़ करते क्वांटिटी के लिए, तो यहाँ पे लिटिल जो है वो इसका यूज़ हो नहीं सकता। क्यों, क्योंकि देखिए लिटिल जो होगा उसके साथ में अपन किस किस का यूज़ कर सकते हैं, जैसे हम लोग लिखते हैं लिटिल नॉलेज का यूज़ कर सकते हैं, लिटिल वाटर का यूज़ कर सकते हैं, लिटिल के साथ अपन मिल्क का यूज़ कर सकते हैं। तो ओवरऑल यहाँ पर अपन किसकी बात कर सकते हैं, क्वांटिटी की बात कर सकते हैं। यहाँ पर अपन किसकी बात करेंगे, क्वांटिटी की बात करेंगे। मच जो होता है उसके साथ में हमेशा किसका यूज़ करेंगे, हम पॉजिटिव डिग्री का यूज़ करेंगे। मोस्ट जो होगा वो हमेशा किसका रिप्रेजेंट करेगा, सुपरलेटिव डिग्री का यूज़ किया जाएगा। मोस्ट जो यहाँ पे क्या है, सुपरलेटिव डिग्री है। तो यहाँ पर हमारा आंसर क्या हो जाएगा, ओनली होगा। तो हम यहाँ पे किसका यूज़ करेंगे, ओनली का यूज़ करेंगे। वी बिलीव्ड ओनली हाफ ऑफ दिस स्टोरी। हम केवल जो है इसकी आधी कहानी पर ही विश्वास करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इट इज़ ऑलवेज बीन ऑफ माई एम्बिशन टू ट्रेवल। ओके, तो यहाँ पर देखिए सेंटेंस को अगर देखा जाए तो यहाँ पर लिखा हुआ है इट इज़ ऑलवेज बीन, हमेशा से ही मेरी जो है वो एक एम्बिशन रही है। इट इज़ ऑलवेज बीन ऑफ माई एम्बिशन टू ट्रेवल। अब एम्बिशंस यानी कि ट्रेवल करना, टू ट्रेवल। सबसे पहले देखिए यहाँ पर किसका यूज़ हो रहा है, टू ट्रेवल का यूज़ हो रहा है। तो जैसे अपन ने देखा टू के बाद में किसका यूज़ हो रहा है, V1 का यूज़ हो रहा है। टू के बाद अपन किसका यूज़ कर रहे हैं, V1 का यूज़ कर रहे हैं। यहाँ पर बीन का यूज़ हो रहा है। अब यहाँ पर देखो इट इज़ का यूज़ नहीं है, बल्कि यहाँ पर किसका यूज़ है, इट हैज़ का यूज़ है। इसको अपन क्या समझेंगे, ये किसका यूज़ हो रहा है, इट हैज़ का यूज़ हो रहा है। इट हैज़ ऑलवेज बीन। अब देखो मेरी जो एम्बिशंस है, यानी कि मेरी बहुत सारी एम्बिशंस है, उन एम्बिशंस में से कोई एक एम्बिशंस क्या है, वो है ट्रैवल करना। तो यहाँ पर हम किसका यूज़ करेंगे, वन का यूज़ करेंगे। हमारा आंसर हो जाएगा वन ऑफ माई एम्बिशंस, यानी कि मेरी एम्बिशंस में से कोई एक। इसीलिए अपन इसमें किसका यूज़ करेंगे, वन का यूज़ करेंगे। यानी कि अगर आप देखें तो यहाँ पर जो लास्ट ईयर यानी कि जो लास्ट एग्ज़ाम हुआ था जूनियर लीगल ऑफिसर का, उसमें एडजेक्टिव के टॉपिक में से बहुत सारे क्वेश्चंस पूछे गए हैं। क्वेश्चन नंबर 82 कहता है इट सीम्स दैट शी हैज़ नॉट डैश आइडिया अबाउट दिस प्लेस। अब अगर हम जो है इस सेंटेंस को देखें तो यहाँ पर देखिए क्या लिखा हुआ है, इट सीम्स, ऐसा लगता है। तो यहाँ पे ये जो सेंटेंस है किसको रिप्रेजेंट कर रहा है, यहाँ पर ये रिप्रेजेंट कर रहा है सिंपल प्रेजेंट को रिप्रेजेंट करता है। ये जो है वो सिंपल प्रेजेंट है उसको रिप्रेजेंट करेगा। उसके बाद देखिए अपन ने किसका यूज़ किया, दैट का यूज़ किया। फिर हम लिख रहे हैं शी यहाँ पर क्या है, सब्जेक्ट है। और यहाँ पर दैट जो है वो इस सेंटेंस में किसका यूज़ किया जा रहा है, कंजक्शन का यूज़ किया जा रहा है। उसके बाद है हैज़ नॉट डैश आइडिया। तो यहाँ पर देखिए नॉट जो है वो किसको रिप्रेजेंट करेगा, नॉट यहाँ पर नेगेटिव को रिप्रेजेंट करेगा। उसके बाद लिखा हुआ है आइडिया। तो देखो यहाँ पर समझेंगे कि एनी जो होता है वो एनी का यूज़ हमेशा किस सेंस में किया जाता है, एनी का यूज़ जो होता है वो किसी भी सेंटेंस के अंदर हमेशा नेगेटिव सेंस में किया जाएगा। एनी का यूज़ हमेशा किस में किया जाएगा, नेगेटिव सेंस में किया जाएगा। और एनी जो होता है वो क्या होता है, सिंगुलर भी होता है। एनी जो है यहाँ पर क्या होता है, सिंगुलर भी होता है। तो यहाँ पर जो एडजेक्टिव होते हैं, तो अगर देखा जाए तो यहाँ पर देखिए अगर हम बात करते हैं एडजेक्टिव की बात करें, तो अगर एनी और सम की में देखें तो सम का यूज़ होता है पॉजिटिव के लिए। सम का यूज़ क्या होता है, पॉजिटिव सेंस में अपन किसका यूज़ करते हैं, सम का यूज़ करते हैं। लेकिन एनी का यूज़ अपन करते हैं नेगेटिव सेंस में करते हैं, सिंगुलर का यूज़ करते हैं। तो सिंगुलर में किसका यूज़ होगा, एनी का यूज़ होगा। जबकि सम का यूज़ अपन करेंगे पॉजिटिव सेंस में, अपन किसका यूज़ करेंगे, एनी का यूज़ करते हैं। तो जैसे अपन सेंटेंस लिखते हैं कि वुड यू प्लीज गिव मी, तो यहाँ पर हम लिखेंगे सम का यूज़ करेंगे। हमने सेंटेंस लिखा वुड यू प्लीज़ गिव मी सम शुगर, क्या आप मुझे कुछ शुगर देंगे।
तो यहाँ पर अपन किसका यूज़ कर रहे हैं, यहाँ पे अपन सम का यूज़ कर रहे हैं। तो देखिए यहाँ पर क्या हो जाएगा, सेंटेंस के अंदर हम एनी का यूज़ करेंगे, क्योंकि एनी का यूज़ जो होता है वो नेगेटिव सेंस में होता है। तो इस सेंटेंस में अपन किसका यूज़ करेंगे, एनी का यूज़ करेंगे। हमारा अगला सेंटेंस है, वी प्लांट सीम्स टू बी अनएक्सपेक्टेबल टू द अदर्स, यानी कि जो कुछ भी हमने प्लान किया वो जो है अनएक्सपेक्टेबल जो है वो लग रहा है दूसरों के लिए। तो देखो सेंटेंस के अंदर जो अपन ने देखा यहाँ पे क्या लिखा हुआ रहा है, टू बी अनएक्सपेक्टेबल। तो टू बी के साथ में अपन किसका यूज़ कर रहे हैं, अनएक्सपेक्टेबल का यूज़ कर रहे हैं। तो प्लान यहाँ पे कैसा है, प्लान जो है वो अनएक्सपेक्टेबल है। यहाँ पर देखिए वी इस सेंटेंस में किसका यूज़ हो रहा है, सब्जेक्ट का। यहाँ पर ये क्या है, वर्ब की सेकंड फॉर्म है। उसके बाद में ये जो है वो अपना एक अलग सेंटेंस है, और उसके बाद में ये जो सेंटेंस है इसमें अपन किसका यूज़ कर रहे हैं, प्रेजेंट का यूज़ कर रहे हैं। तो यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, सीम्स लिखा हुआ है। उसके बाद लिखा है टू बी अनएक्सपेक्टेबल टू द अदर्स, दूसरों के लिए। तो इस सेंटेंस में देखो समथिंग्स का यूज़, एवरीथिंग का यूज़ और एनीथिंग नथिंग का यूज़। तो यहाँ पर ये जो सेंटेंस है ना, यहाँ पर ये जो कंप्लीट है, ये जो है वो किसको बता रहा है, कंप्लीटनेस को बता रहा है। ये जो है वो रिप्रेजेंट कर रहा है, कंप्लीटनेस को रिप्रेजेंट कर रहा है। तो कंप्लीटनेस का मतलब होता है कि कंप्लीटनेस के लिए हम किसका यूज़ करते हैं, कंप्लीटनेस के लिए हम एवरीथिंग का यूज़ करते हैं। कंप्लीटनेस के लिए अपन किसका यूज़ करते हैं, एवरीथिंग का यूज़ करते हैं। उसके अलावा अपन यहाँ पे किसका यूज़ करेंगे, ऑल का भी यूज़ करेंगे। अब यहाँ पर क्या है कि जो कुछ भी अपन कर रहे हैं, तो यहाँ पे ऑल के साथ में तो अपन किसका यूज़ करेंगे, प्लूरल नाउन का यूज़ करेंगे। लेकिन यहाँ पर अपन एवरीथिंग के साथ में किसका यूज़ करेंगे, सिंगुलर नाउन का यूज़ करेंगे। तो यहाँ पर देखिए कंप्लीटनेस को कौन दिखा रहा है, एवरीथिंग दिखा रहा है। इसीलिए अपन इसमें किसका यूज़ करेंगे, एवरीथिंग का यूज़ करेंगे। तो इस क्वेश्चन में जो हमारा आंसर होगा वो हो जाएगा एवरीथिंग होगा। अगला क्वेश्चन है, डिजिटल टेक्नोलॉजी हैज़ फंडामेंटल चेंज इन द वे वी कम्युनिकेट। अब देखिए यहाँ पर जो सेंटेंस आया है ये फ्रेजल वर्ब में से सेंटेंस पूछा गया है, और यहाँ पर देखिए आपसे बोला जा रहा है कि बताइए कौन सी फ्रेजल वर्ब जो है वो अप्रोप्रिएट होगी। तो देखो यहाँ पर लिखा है ब्रिंग अप, ब्रॉट अप, ब्रॉट इन, ब्रॉट बाई। सबसे पहले देखते हैं इनका मतलब क्या क्या होता है। तो देखो ब्रिंग अप का मतलब होता है किसी का पालन पोषण करना। ब्रिंग अप का मतलब होता है पालन पोषण करना, यानी कि नॉरिशमेंट करना। तो यहाँ पर ब्रिंग अप का मतलब है नॉरिशमेंट या टू डू या टू नॉरिश somebody। फिर अपन ने लिखा ब्रिंग अबाउट। ब्रिंग अबाउट का मतलब होता है टू इन्फॉर्म, किसी को क्या करना, इंफॉर्मेशन देना। उसके बाद देखिए अपन ने लिखा ब्रिंग इन। ब्रिंग इन का मतलब होता है कोई भी चीज लेके आना, टू टेक विथ। एंड बॉट बाय का मतलब होता है टू हैपन, होना। अब देखिए यहाँ पर देखा जा रहा है कि भाई विच वर्ब इज करेक्ट। तो यहाँ पर लिखा हुआ है डिजिटल टेक्नोलॉजी हैज़ फंडामेंटल चेंज इन द वे बाय कम्युनिकेट, यानी कि जो डिजिटल टेक्नोलॉजी है वो क्या है कि फंडामेंटल जो चेंज है वो लेके आती है इन द वे। तो यहाँ पर देखिए कि ये जो है सेंटेंस है, इस सेंटेंस में अपन क्या लिखेंगे, ब्रिंग अबाउट। तो यहाँ पर देखो ब्रिंग अबाउट का मतलब ये भी होता है टू डू समथिंग। तो देखिए डिजिटल टेक्नोलॉजी जो है उसने फंडामेंटल चेंज जो है वो लेके आई है इन द वे, इस प्रकार से जो हम कम्युनिकेट करते हैं। तो करेक्ट आंसर इसमें हो जाएगा ब्रिंग अबाउट। ब्रिंग अबाउट का मतलब होता है किसी भी काम का करना। ब्रिंग अबाउट का मतलब होता है किसी भी काम का करना। तो यहाँ पर अपन किसका यूज़ करेंगे, हम यूज़ करेंगे ब्रिंग अबाउट का यूज़ करेंगे। अगला हमारा क्वेश्चन है, हाउ डिड यू दिस बुक, इट हैज़ बीन आउट ऑफ प्रिंट फॉर ए लॉन्ग टाइम। तो यहाँ पर देखो सेंटेंस जो है वो इसमें किसका यूज़ हो रहा है, सेंटेंस के अंदर पास्ट इंडेफिनेट का ये इंट्रोगेटिव फॉर्म है, और इसमें देखिए हम किसका यूज़ करते हैं, डब्ल्यू या एच वाले शब्दों का यूज़ करेंगे।
उसके बाद में डिड का यूज़ होगा और उसके बाद में सब्जेक्ट होगा और हमेशा वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आएगी। हमेशा अपन किसका यूज़ करेंगे, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म का यूज़ करेंगे और उसके बाद में ऑब्जेक्ट लिखेंगे और इस तरीके से हमारा क्वेश्चन जो है वो बनेगा। तो जैसे मान लीजिए हमने यहाँ पे लिखा कि वाई डिड यू शाउट एट हिम। तो यहाँ पर देखिए मैंने किसका यूज़ किया, डब्ल्यू के बाद में डब्ल्यू एच वाले शब्दों के साथ में अपन ने किसका यूज़ किया, डिड का यूज़ किया, सब्जेक्ट लिखा और उसके बाद में अपन ने किसका यूज़ किया, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म का यूज़ किया। जैसे हम लिख सकते हैं कि हाउ डिड ही कुक डिलीशियस फूड। इस सेंटेंस में भी देखिए डिड का यूज़ हो रहा है और उसके बाद में अपन किसका यूज़ कर रहे हैं, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म का यूज़ कर रहे हैं। तो इस कॉन्सेप्ट को समझिएगा कि डब्ल्यू एच वाले जब शब्दों का यूज़ होगा उसके साथ में अपन डिड का यूज़ करेंगे, सब्जेक्ट वर्ब की फर्स्ट फॉर्म और ऑब्जेक्ट का यूज़ करेंगे। उसके बाद देखिए यहाँ पे किसका यूज़ हो रहा है, हैज़, और हैज़ के बाद में अपन किसका यूज़ कर रहे हैं, वर्ब की थर्ड फॉर्म का यूज़ कर रहे हैं। तो यहाँ पर देखिए अगर बी जो है उसका मतलब होता है होना, अगर बी जो है उसका मतलब होता है होना तो इसकी जो फर्स्ट फॉर्म होती है उसको अपन बोलते हैं इज, एम, आर। सेकंड फॉर्म जो है वो इसकी होगी वाज, वर। थर्ड फॉर्म जो है वो होती है इसकी बीन। तो देखो यहाँ पर अपन देखेंगे कि किसका यूज हो रहा है, हैज़ के साथ में। जब भी हम हैज़ की बात करें, हैव की बात करें या हैड की बात करें, इनके साथ में हमेशा वर्ब की थर्ड फॉर्म का यूज़ होगा। तो यहाँ पर देखिए वर्ब की थर्ड फॉर्म क्या है, बीन है। तो हमने इसमें किसका यूज़ किया, बीन का यूज़ किया। उसके बाद आ रहा है फॉर ए लॉन्ग टाइम। तो देखो यहाँ पे किसका यूज़ हो रहा है, लॉन्ग टाइम, लंबे समय के बाद में। तो जब भी अपन लोग किसका यूज़ करेंगे, परफेक्ट कंटिन्यूस का यूज़ करेंगे तो उसके अंदर सिंस और फॉर का भी यूज़ हम लोग करते हैं। चलिए क्वेश्चन में अपन आते हैं। तो यहाँ पे देखो लिखा हुआ है कम अप, कम टू, कम राउंड और कम बाई। तो यहाँ पर देखते हैं कि इनके क्या क्या मतलब हो सकते हैं। सबसे पहला शब्द आता है कम अप। कम अप का मतलब होता है बीच में आना। कम अप का मतलब होता है बीच में आना। कम टू का मतलब होता है होश में आना। कम राउंड का मतलब होता है मिलने आना। कम बाई का मतलब होता है कुछ पाना या हासिल करना। कम बाई का मतलब होता है कुछ पाना या फिर कुछ हासिल करना। अब आपसे कहा जा रहा है कि आपकी यहाँ पर जो है वर्ड का मतलब क्या हो गया कि हाउ डिड यू डैश दिस बुक, इट हैज़ बीन आउट ऑफ प्रिंट, यानी कि आपको ये किताब कैसे मिली। तो यहाँ पर हम क्या अर्थ देखेंगे, हम देखेंगे कम बाई दिस बुक। कम बाई का मतलब होता है प्राप्त करना या हासिल करना। तो यहाँ पर देखिए इसका मतलब होता है हासिल करना। तो शब्द का मतलब क्या देखेंगे, तो एग्जाम में इस तरीके से जब फ्रेजल वर्ब आएगी तो आपको क्या करना होगा, इस फ्रेजल वर्ब का मीनिंग जो है वो पता होना चाहिए। तब आप जो है सेंटेंस के अंदर उस वर्ब को यूज करके मीनिंगफुल सेंटेंस बना सकते हैं। हाउ डिड यू कम बाय दिस बुक, आपको ये किताब कैसे मिली। ये किताब जो थी वो तो एक लंबे समय से आउट ऑफ प्रिंट थी, यानी कि प्रिंट ही नहीं हो रही थी। अगला क्वेश्चन देखते हैं। आफ्टर ए वीक, यानी कि एक सप्ताह के बाद में, चेज, आफ्टर ए वीक चेज द कल्प्रिट्स फाइनली। कल्प्रिट्स यानी कि यहाँ पर कल्प्रिट्स का मतलब है चोर। और फाइनली, फाइनली देखो इस सेंटेंस में क्या यूज हो रहा है, एडवर्ब यूज हो रहा है। फाइनली जो है वो इस सेंटेंस में क्या हो रहा है, एडवर्ब जो है वो यूज हो रहा है। इसका मतलब क्या होता है कि यहाँ पर अपन ये बोल सकते हैं कि अगर किसी भी एडजेक्टिव में हम एल वाई का यूज़ करें तो क्या बन जाएगा, वो एडवर्ब जो है वो बन जाएगा। वो यहाँ पर किसका रूप ले लेगा, वो यहाँ पर रूप ले लेगा, एडवर्ब का रूप ले लेगा। किस तरीके से, जैसे मान लीजिए हम लिखते हैं यहाँ पर रेगुलर, तो रेगुलर में एल वाई लगा देंगे तो क्या बनेगा, रेगुलरली। जैसे अपन ने लिखा केयरलेस, एल वाई लिख देंगे तो क्या बनेगा, केयरलेसली। इस तरीके से अपन देखेंगे कि एडजेक्टिव में अगर एल वाई का यूज हो गया तो उसे अपन क्या बोलेंगे, एडवर्ब बोलेंगे। दोस्तों गिवन, अब यहाँ पर अपन देखते हैं
कि इन फ्रेजल वर्ब का मतलब क्या क्या होता है उसको देखते हैं। तो यहाँ पर देखो लिखा हुआ है गेव इन, तो यानी कि ये वर्ब की सेकंड फॉर्म है। सबसे पहले तो आप ये समझना जितनी भी वर्ब लिखी हुई है यहाँ पर ये कौन सी है, V2 है। जितनी भी वर्ब जो है वो आपको दी हुई है यहाँ पर, वो सारी की सारी वर्ब जो है वो यहाँ पर क्या है, वो सारी की सारी वर्ब जो है वो यहाँ पर क्या है, V2 है। यानी कि वर्ब की जो है वो क्या है, सेकंड फॉर्म है। यहाँ पर जितनी भी वर्ब आपको दी हुई है वो सारी की सारी वर्ब यहाँ पर क्या है, V2 है। तो यहाँ पर देखो क्या लिखा हुआ है, गिवन। गिवन का मतलब होता है हार मान जाना। यहाँ पर देखिए क्या लिखा हुआ है, गिवन। गिवन का मतलब होता है हार मानना। उसके बाद देखो गेव अवे। गेव अवे का मतलब होता है कन्यादान करना। नेक्स्ट है गेव ओवर। गेव ओवर का मतलब भी होता है त्यागना या छोड़ देना। गेव टू। गेव टू का मतलब होता है प्रदान करना। तो देखो यहाँ पर सेंटेंस में लिखा हुआ है कि एक सप्ताह की चेस के बाद में जो फाइनली जो कल्प्रिट्स थे उन्होंने क्या कर लिया, हार मान ली, वो हार गए। तो हमारा आंसर इसमें क्या हो जाएगा, ए ऑप्शन होगा। हम क्या लिखेंगे इसमें, गेविन लिखेंगे। तो गेविन का मतलब होता है हार मान जाना। गेव अवे का मतलब होता है कन्यादान देना। उसके अलावा देखिए गेव ओवर का मतलब होता है त्यागना या छोड़ देना। उस तरीके से अपन देख सकते हैं यहाँ पर और भी फ्रेजल वर्ब होती है गिव अप। गिव अप का मतलब भी होता है त्यागना। गिव टू। गिव टू का मतलब होता है पहुंचना। तो गिव अप का मतलब होता है त्याग देना और गिव टू का मतलब होता है पहुंच जाना। और उसी तरीके से अपन देखते हैं यहाँ पर गिव ऑन का मतलब होता है पहुंचना। गिव ऑन का मतलब होता है पहुंचना। गिव टू का मतलब होता है प्रदान करना या देना। उस तरीके से अपन देख सकते हैं कि अगर मान लीजिए लिखा है गिव आउट, तो गिव आउट का मतलब होता है बंद होना। गिव आउट शब्द का, गिव आउट जो फ्रेजल वर्ब है, गिव आउट का मतलब होता है बंद हो जाना। तो यहाँ पर आपको ध्यान देना होगा कि जो फ्रेजल वर्ब है उनका बहुत इंपॉर्टेंट रोल होता है। गिव इन का मतलब होता है हार मान जाना। गिव ऑन का मतलब होता है पहुंचना। गिव अप का मतलब होता है हार मान जाना। गिव आउट का मतलब होता है छोड़ देना या त्याग देना। गिव अवे का मतलब होता है कन्यादान देना। तो यहाँ पर ये जो फ्रेजल वर्ब है बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है। देखिए नेक्स्ट हमारा सेंटेंस लिखा हुआ है द सर्कुलर्स फॉर द नेक्स्ट मीटिंग हैव बीन वेल इन एडवांस। फ्रेजल वर्ब का क्वेश्चन है फिर से आप लोगों के लिए। तो यहाँ पर देखते हैं कि सेंटेंस का स्ट्रक्चर क्या है। सेंटेंस में लिखा है द सर्कुलर फॉर द नेक्स्ट मीटिंग। ये पूरा का पूरा इस सेंटेंस में क्या है, सब्जेक्ट है। उसके बाद में यहाँ पर किसका यूज हो रहा है, हैव का यूज हो रहा है। और उसके बाद में यहाँ पर क्या है, ये V3 है। यहाँ पर बीन जो है वो किसका यूज हो रहा है, V3 का यूज हो रहा है। और यहाँ पर ये जो है वो हेल्पिंग वर्ब है। सेंटेंस जो है वो किस में लिखा हुआ है, प्रेजेंट परफेक्ट में। सेंटेंस जो है वो आपको दिया हुआ है प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में लिखा हुआ है द सर्कुलर्स फॉर द नेक्स्ट मीटिंग हैव बीन डैश वेल इन एडवांस। पूर्ण तरीके से इन एडवांस यानी कि पहले ही, ये कॉम्प्लीमेंट है सेंटेंस में। और यहाँ पर ये जो है वो क्या है, एडवर्ब के रूप में है वेल। तो यहाँ पर देखो सेंटेंस में बोला जा रहा है कि बताइए क्या इनका मीनिंग होगा। तो देखो यहाँ पर आइए हम समझते हैं कि आखिर इसका क्या क्या अर्थ होगा। तो सबसे पहले देखते हैं सेंड फॉर। सेंड फॉर का मतलब होता है भेजना। सेंड डाउन का मतलब होता है निकाल देना। सेंड अप का मतलब होता है हास्यप्रद। नकल करना। सेंड अप का मतलब क्या होता है, हास्यप्रद रूप से नकल करना। उसके अलावा देखिए यहाँ पे लिखा हुआ है सेंट आउट। सेंट आउट का मतलब होता है देना या प्रदान करना। तो देखिए यहाँ पे लिखा हुआ है कि द सर्कुलर फॉर द नेक्स्ट मीटिंग हैव बीन डैश। तो यहाँ पे मैं देखना है कि आंसर क्या होगा, वेल इन एडवांस। यानी कि जो है उसे बहुत ही अच्छी पहले से ही उसको क्या कर दिया गया है, सर्कुलर को भेज दिया गया है। तो यहाँ पर देखिए आंसर क्या होगा, इस क्वेश्चन के अंदर हम क्या फ्रेजल वर्ब का यूज़ करेंगे।
तो देखो यहाँ पर लिखा हुआ है सेंड फॉर का मतलब होता है भेज देना, सेंड डाउन का मतलब होता है निकाल देना, सेंट अप का मतलब होता है हाथ से प्रत देना, और सेंट आउट का मतलब होता है किसी भी चीज़ को देना या फिर किसी भी चीज़ को भेज देना। तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा, सेंट आउट होगा। हम यहाँ पे किसका यूज़ करेंगे, सेंट आउट का यूज़ करेंगे। अब देखिए हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, आई हैव डैश गुड फ्रेंड्स एंड वी मेट क्वाइट ऑफन। तो यहाँ पे जो है सेंटेंस में अपन देखें तो यहाँ पे बोला जा रहा है कि बताएं कि किस एडजेक्टिव का जो है वो यूज़ होगा। तो सबसे पहली बात है कि सेंटेंस में हम देखें तो लिखा हुआ है गुड फ्रेंड्स। तो गुड फ्रेंड्स यहाँ पर क्या है, न्यूमेरिक एडजेक्टिव है। गुड फ्रेंड इस सेंटेंस में क्या है, न्यूमेरिक एडजेक्टिव है। तो न्यूमेरिक एडजेक्टिव के साथ में पहली बात तो लिटिल का यूज़ नहीं होता, नॉट मच का यूज़ नहीं होता। अब यहाँ पर हम देखेंगे कि बताइए द फ्यू का और ए फ्यू का यूज़ होगा। तो द फ्यू जो होता है वो बताता है मच क्वांटिटी, यानी कि अपन बात करते हैं बहुत ज़्यादा संख्या को बताएगा, और ए फ्यू जो है वो बताता है कुछ कम उसको। तो देखो यहाँ पर क्या होता है, फ्यू जो होता है और इस तरीके से अपन देख सकते हैं, यानी कि हम ये कह सकते हैं कि देखिए सेंटेंस के अंदर हम जो है यहाँ पर इस बात को रिप्रेजेंट कर सकते हैं कि ए फ्यू जो है वो तो बताएगा कुछ ज़्यादा मात्रा को, और द फ्यू बताएगा उससे भी ज़्यादा मात्रा को, और फ्यू जो होता है वो सेंटेंस में नेगेटिव सेंस को रिप्रेजेंट करता है। तो नेगेटिव सेंस को रिप्रेजेंट करने के लिए हम फ्यू का यूज़ करेंगे। तो यहाँ पर जो है हैव का मतलब होता है रखना। तो यहाँ पर देखो क्वाइट ऑफन, क्वाइट ऑफन का मतलब होता है कि हम कभी कभी, यदा कदा। क्वाइट ऑफन शब्द का मतलब होता है यदा कदा। तो ज़्यादा फ्रेंड होंगे तो क्वाइट ऑफन नहीं आएगा। तो यहाँ पर हमारा जो आंसर होगा वो हो जाएगा बी ऑप्शन, आई हैव अ फ्यू गुड फ्रेंड्स आई एंड वी मीट क्वाइट ऑफन। तो इसके अंदर हम क्या लिखेंगे, बी ऑप्शन लिखेंगे। नेक्स्ट देखिए हमारा क्वेश्चन है, एवरी वन डैश फ्रॉम साइनिंग द डील व्हेन दे हर्ड टर्म्स एंड कंडीशंस। तो देखो यहाँ पर जो है फ्रेजल वर्ब का सेंटेंस लिखा हुआ है बैक अवे। बैक अवे का मतलब होता है पीछे हट जाना। टर्न डाउन मना करना, या बंद करना। इसकी थोड़ी प्रॉब्लम हो रही है, राइट, ठीक है। उसके बाद देखिए यहाँ पर आता है कॉल ऑफ। कॉल ऑफ का मतलब होता है समाप्त करना। ब्रोक ऑफ का मतलब होता है बीच में बंद हो जाना। धीमा करना। तो देखो यहाँ पर क्या होता है कि एवरी वन डैश, उसके बाद में अपने को देखना है फ्रेजल वर्ब साइनिंग द डील, यानी कि डील को साइन करने से पहले। तो हर कोई जो है वो साइन को डील करने से पहले क्या हो गया, जब उन्होंने टर्म्स और कंडीशन पढ़ी या सुनी तो वो जो है वो पीछे हो गया। तो हम इसमें आंसर क्या लिखेंगे, बैक डवे लिखेंगे। अगला है, आई होप वी डोंट डैश बैड वेदर और द गेम विल बी स्पॉइल। तो देखिए यहाँ पर जो है अलग अलग तरीके से जो है वो आपको फ्रेजल वर्ब जो है वो दी गई है। तो यहाँ पर अपने को देखना है कि क्या फ्रेजल वर्ब का यूज़ होगा। सबसे पहले लिखा हुआ है लुक इनटू। लुक इनटू का मतलब होता है जांच पड़ताल करना। कम इनटू इसका मतलब होता है विरासत में पाना। फॉल इनटू और लिखा हुआ है रन इनटू। देखिए दो अलग अलग फ्रेजल वर्ब जो है वो आपको दी हुई है। अब अपने को क्या करना है, इनका यूज़ करना है और ये देखना है कि भाई क्या होगा। तो सबसे पहले देखेंगे फॉल इनटू। फॉल इनटू का मतलब होता है मिलना, और लिखा हुआ है रन इनटू। रन इनटू का मतलब होता है संयोग से मिलना।
अब देखिए आपसे बोला जा रहा है कि बताइए इस सेंटेंस के अंदर किस फ्रेजल वर्ब का यूज होगा। तो देखो यहाँ पे लिखा हुआ है आई होप वी डोंट डैश बैड वेदर और द गेम विल बी स्पॉइल्ड, कि गेम जो है वो क्या हो जाएगा, स्पॉइल्ड हो जाएगा। मैं उम्मीद करता हूँ कि क्या हो जाएगा कि जो बैड वेदर है वो अचानक से कहीं बीच में ना मिल जाए। तो यहाँ पर अपन किसका यूज़ करेंगे, हम लोग लिखेंगे रन इनटू का यूज़ करेंगे। हमारी जो सही फ्रेजल वर्ब होगी इसमें क्या हो जाएगा, डी ऑप्शन। हम लिखेंगे आई होप वी डोंट रन इनटू बैड वेदर, तो इसमें हम क्या लिखेंगे, डी ऑप्शन जो है उसको टिक करेंगे। अब देखते हैं नेक्स्ट हमारा सेंटेंस जो है वो क्या कहता है, वी प्रोमिस्ड टू स्टैंड बाई मी। ये जो सेंटेंस है ईडियम से रिलेटेड सेंटेंस पूछा जा रहा है। तो देखो यहाँ पे लिखा हुआ है थ्रू ब्लैक एंड वाइट। ब्लैक एंड वाइट का मतलब क्या होता है कि किसी भी चीज़ के बारे में अनुमान होना कि वो कोई भी चीज़ अच्छी है या बुरी है, उसके बारे में जानना। तो यहाँ पर हमने लिखा है ब्लैक एंड वाइट। ब्लैक एंड वाइट का मतलब होता है कि भाई किसी भी चीज़ के बारे में समझना। उसके बाद लिखा हुआ है थ्रू थिक एंड थिन। उसका मतलब है स्क्राउंडल, यानी कि कोई भी अगर चालाक व्यक्ति है, स्क्राउंडल है, उसके लिए हम किसका यूज़ करते हैं, थिक एंड थिन का यूज़ करते हैं। नेक्स्ट है थ्रू डक्स एंड ड्रैग्स। डक्स एंड ड्रैग्स का मतलब क्या होता है कि कोई भी चालाक व्यक्ति जो है उसके लिए अपन डक्स एंड ड्रैग्स का यूज़ करते हैं। एंड हैंड टू माउथ का मतलब, हैंड एंड माउथ का मतलब होता है कि बहुत मुश्किल से जीवन यापन करना। तो देखो यहाँ पर अपन देखेंगे कि हमारा जो सेंटेंस है उसके अंदर आंसर क्या हो जाएगा कि उसने मुझे प्रॉमिस किया, ही प्रॉमिस टू स्टैंड बाय मी। उसने जो है मुझसे प्रॉमिस किया। तो देखो प्रॉमिस उसने किस चीज़ के लिए किया, तो यहाँ पर अपन देखेंगे कि भाई यहाँ पर उसने प्रॉमिस जो है वो किस चीज़ के लिए किया। तो देखो यहाँ पर जो है लिखा हुआ है थ्रू थिक एंड थिन। इसका मतलब यहाँ पर अपन देख सकते हैं क्या हो जाएगा, बैड सिचुएशन। इसका मतलब क्या हो जाएगा, बैड सिचुएशन हो जाएगा। एंड यहाँ पर अपन देखेंगे ए विक्ड पर्सन। इसका मीनिंग हो गया ए विक्ड पर्सन। थ्रू हैंड एंड माउथ का मतलब होता है कि हार्ड लिविंग। एंड यहाँ पर इसका मीनिंग है नोइंग टू गुड और बैड, कि कोई भी चीज़ अच्छी है बुरी है उसके बारे में जानना। तो आदमी जो है वो कहाँ खड़ा रहेगा, किसी के बुरे मौके पे खड़ा रहेगा, बुरे अवसर पे उसके साथ खड़ा रहेगा। तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा इसमें, बी ऑप्शन। नेक्स्ट, योर सक्सेस इन दिस एग्जामिनेशन इज, आपकी जो सफलता है इस परीक्षा में। ये पूरा इस सेंटेंस में देखो क्या लिखा हुआ है, सब्जेक्ट लिखा हुआ है, इज यहाँ पर मेन वर्ब है, उसके बाद में बट लिखा हुआ है ए डैश फॉर योर फ्यूचर प्लान्स। यहाँ पे देखो जो आपको फ्रेजल वर्ब दिया हो, यहाँ पर आपको जो है एक ईडियम लिखा हुआ है। तो यहाँ पर देख सकते हैं कि ईडियम्स के क्या क्या मतलब हो सकते हैं। तो देखो यहाँ पर लिखा हुआ है राइटिंग ऑन द वॉल। राइटिंग ऑन द वॉल का मतलब होता है कठिन परिस्थिति। राइटिंग ऑन द वॉल का मतलब होता है कठिन परिस्थिति, हरकुलियन टास्क। इसका मतलब है कठिन कार्य। हम इसको ये भी लिख सकते हैं हार्ड नट टू क्रैक, ये भी लिखा जा सकता है। स्टेपिंग स्टोन, स्टेपिंग स्टोन का मतलब होता है बढ़ती या अच्छी सफलता। रिमार्किंग सक्सेस। फिश टू फ्राई, फिश टू फ्राई का मतलब होता है अवसर पाना या किसी दो अवसर में से किसी एक अवसर का चुनाव करना। तो देखिए यहाँ पर क्या है कि आपकी जो सफलता है वो आपके फ्यूचर प्लान में क्या है, एक स्टेपिंग स्टोन है, यानी कि एक रिमार्किंग सक्सेस है, एक बहुत ही अच्छी बहुत ही उम्दा जो है वो सफलता है। तो हम इसमें आंसर क्या लिखेंगे, स्टेपिंग स्टोन लिखेंगे। नेक्स्ट है इट इज़ वेरी डिफिकल्ट टू डैश विथ ए सिंगल इनकम। अब देखो यहाँ पे लिखा हुआ है मेक बोथ एंड मेट, बोथ एंड्स मीट। बोथ एंड मीट्स का मतलब यहाँ पर क्या होता है, बोथ एंड मीट्स शब्द का यहाँ पे जो मुहावरा है उसका मतलब होता है कि बहुत मुश्किल से जो है वो गुजर बसर होना। हिट द नेल ऑन द हेड का मतलब होता है
जब मौका हो तब उसका लाभ उठाना। लिव फ्रॉम हैंड टू माउथ का मतलब होता है बहुत ही कठिन परिस्थिति होना। सी आई टू आई का मतलब होता है समान अवसरों को पाना। तो ये तो देखो यहाँ पर क्या हो जाएगा, इसका सही आंसर हो जाएगा मेक बोथ एंड्स मीट, यानी कि बहुत ही कठिनाई से गुजर बसर करना। नेक्स्ट है द गवर्नमेंट हैज़ प्रॉमिस्ड टू डैश द लोन फॉर फार्मर्स। तो देखो यहाँ पर लिखा हुआ है बैक ऑफ। बैक ऑफ का मतलब होता है कि किसी भी चीज़ को हटा देना। बैक ऑफ का मतलब होता है किसी भी चीज़ को हटा देना। राइट ऑफ का मतलब होता है माफ़ कर देना। राइट ऑफ का मतलब होता है माफ़ कर देना। वियर ऑफ का मतलब होता है नष्ट कर देना या हल्का पड़ जाना। एंड ब्रेक ऑफ का मतलब होता है बोलते बोलते रुक जाना। ब्रेक ऑफ का मतलब होता है बोलते बोलते रुक जाना। तो यहाँ पर आपको इन फ्रेजल वर्ब्स का मीनिंग भी जो है वो मालूम होना चाहिए। तो देखो यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, ब्रेक ऑफ, राइट ऑफ, वियर ऑफ एंड ब्रेक ऑफ लिखा हुआ है। तो यहाँ पर हमें देखना होगा कि कौन सा करेक्ट जो फ्रेजल वर्ब है उसका अपन यूज़ करेंगे। तो यहाँ पर देखिए गवर्नमेंट हैज़ प्रॉमिस टू डैश द लोन फॉर फार्मर्स। तो देखो यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, लोन्स फॉर फार्मर, तो दा का यूज़ हो रहा है। तो दा का यूज़ किससे पहले हो रहा है, नाउन से पहले हो रहा है। उसके बाद में क्या लिखा हुआ है, प्रपोजिशन, और उसके बाद में भी क्या लिखा हुआ है, नाउन लिखा हुआ है। तो यहाँ पर ये सेंटेंस का स्ट्रक्चर आपका ये लिखा हुआ है। उसके बाद में लिखा हुआ है हैज़ प्रॉमिस। तो देखो हैज़ के बाद में किसका यूज़ हो रहा है, V3 का यूज़ हो रहा है। यहाँ पर अपन ने क्या लिखा हुआ है, डिटर्मिनर। डिटर्मिनर के बाद में क्या लिखा हुआ है, नाउन का यूज़ हो रहा है। तो सेंटेंस का स्ट्रक्चर आपका बिल्कुल इस प्रकार से बना हुआ है। तो यहाँ पर आपको देखना होगा कि सेंटेंस किस तरीके से लिखा हुआ आता है एग्जाम में। हमने लिखा द गवर्नमेंट हैज़ प्रॉमिस्ड टू। तो प्रॉमिस्ड टू, तो यहाँ पे देखो एक वर्ब जो होती है, उस वर्ब के बाद में जब भी टू आएगा तो उसके बाद में हम किसका यूज़ करेंगे, V1 का यूज़ करेंगे। तो यहाँ पर देखो क्या लिखा हुआ है, प्रॉमिस्ड। तो प्रॉमिस्ड के बाद में अपन ने क्या लिखा, प्रॉमिस्ड टू। तो इसमें हमारा आंसर क्या हो जाएगा सही, हम लिखेंगे राइट ऑफ। तो यहाँ पर अपन किसका यूज़ करेंगे, राइट ऑफ का यूज़ करेंगे। तो यहाँ पर क्या हो जाएगी, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आएगी, हम लिखेंगे प्रॉमिस्ड टू राइट ऑफ लिखेंगे। उसके अलावा जैसे मान लो लिखा हुआ है मेड, तो मेड टू, उसके बाद अपन क्या लिखेंगे, रिकवर। यानी कि हमेशा अपन किसका यूज़ करेंगे, टू के बाद में वर्ब की फर्स्ट फॉर्म का यूज़ करते हैं, टू इन्फिनेटिव का यूज़ करते हैं। तो इस तरीके से क्या होगा, सेंटेंस जो होगा वो हम यूज़ करेंगे। क्लियर है, चलिए चलते हैं आगे। अगला हमारा क्वेश्चन है आई डैश गो आउट टू नाइट। मैं आज जो है वो बाहर, ओके, बट आई एम नॉट वेरी कीन। आइए सेंटेंस के स्ट्रक्चर को समझते हैं। यहाँ पर लिखा हुआ है कीन। तो कीन शब्द का मतलब होता है हेल्दी, गुड। तो यहाँ पर देखो, यहाँ पे आई जो है वो क्या है, सब्जेक्ट है। उसके बाद में एम जो है यहाँ पे क्या है, लिंकिंग वर्ब है। ये यहाँ पर क्या लिखा हुआ आ रहा है, एडजेक्टिव जो है वो लिखा हुआ आ रहा है। उसके बाद में लिखा हुआ है टू नाइट, यानी कि ये जो काम है वो ऑलरेडी हो चुका है। और यहाँ पर क्या है, प्रेजेंट की कंडीशन को बताया जा रहा है। तो यहाँ पर अपन किसका यूज़ करेंगे, कुड का यूज़ करेंगे। कुड जो होता है वो किसी भी सेंटेंस में पास्ट एबिलिटी को शो करेगा। पास्ट एबिलिटी, पास्ट कैपेसिटी, इसको शो करने के लिए हमेशा अपन किसका यूज़ करेंगे, कुड का यूज़ करेंगे। तो यहाँ पर अपन हम यूज़ किसका करेंगे, कुड का यूज़ करेंगे। अगला है डैश द न्यूज़ बी ट्रू, कि क्या ये न्यूज़ जो है वो सही हो सकती है। तो यहाँ पर देखिए क्या होता है कि अगर अपन यूज़ करते हैं कैन और उसके बाद अपन यूज़ करते हैं बी, तो यहाँ पर ये किसको शो करेगा, पॉसिबिलिटी को यूज़ शो करेगा। लेकिन अगर मान लीजिए मे के बाद में बी आ जाए तो ये शो करेगा लेस पॉसिबिलिटी को। ये जो है वो शो करेगा लेस पॉसिबिलिटी को। और अगर सेंटेंस में माइट के बाद में बी आ जाए तो ये शो करेगा रिमोट पॉसिबिलिटी को शो करेगा। रिमोट पॉसिबिलिटी को शो करेगा। तो देखो यहाँ पर अपन किसका यूज़ करेंगे, तो न्यूज़ के लिए कहा जा रहा है द न्यूज़, तो न्यूज़ बी ट्रू, तो यहाँ पर किसका यूज़ होगा, कैन का यूज़ होगा। हम लिखेंगे कैन द न्यूज़ बी ट्रू, कि क्या न्यूज़ जो है वो सही हो सकती है। तो संभावना है, पॉसिबिलिटी है। तो पॉसिबिलिटी को शो करने के लिए अपन इसमें किसका यूज़ करेंगे। अब देखिए यहाँ पर हम देखते हैं हमारे अगले प्रश्न की ओर। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है देयर इज़ ए पॉसिबिलिटी दैट ही डैश माइग्रेट सून। अब यहाँ पर अगर इस सेंटेंस में देखा जाए तो यहाँ पर देखिए लिखा हुआ है देयर इज़ ए पॉसिबिलिटी।
तो पॉसिबिलिटी जो है वो मॉडल्स में हम लोग किसका यूज़ करते हैं पॉसिबिलिटी के लिए? प्रेजेंट में अपन यूज़ करेंगे कैन का, जबकि पास्ट में हम लोग यूज़ करेंगे कुड का यूज़ करते हैं। कुड का जो यूज़ होगा वो हमेशा किस में होगा? पास्ट में अपन किसका यूज़ करेंगे? कुड का जो है वो यूज़ किया जाएगा पास्ट में। जब हम बात करेंगे किसकी? पास्ट की बात करेंगे। तो देखिए यहाँ पर अपन ये देखते हैं कि हम लोग किसका यूज़ करेंगे? कुड का यूज़ करेंगे। कि अगर अपन बात करेंगे किसकी? पास्ट की बात करते हैं तो पास्ट में अपन किसका यूज़ करेंगे? कुड का जो है वो यूज़ करते हैं। अब देखिए यहाँ पर जो है सेंटेंस में लिखा हुआ देयर इज़ ए पॉसिबिलिटी दैट ही माइग्रेट सून। ऑप्शन में देखो ऑट लिखा हुआ है। ऑट का हम लोग यूज़ कब करते हैं? ऑट का अपन यूज़ करते हैं जब मोरल सेंस होगा। जब भी मोरल सेंस होता है तो मोरल सेंस के लिए अपन किसका यूज़ करेंगे? ऑट का यूज़ करेंगे। नीड का यूज़ करेंगे। नेसेसिटी के लिए अपन किसका यूज़ करते हैं? नीड का यूज़ करते हैं। मस्ट का यूज़ करेंगे। ऑब्लिगेशंस जब भी होगा उसके लिए मस्ट का यूज़ करते हैं। कुड का यूज़ अपन करते हैं पास्ट एबिलिटी के लिए अपन यूज़ करते हैं। जब भी अपन क्या करेंगे? पास्ट एबिलिटी की बात करेंगे तो जो है वो अपन जो है किसका यूज़ करेंगे? कुड का यूज़ करेंगे। तो देर इज़ ए पॉसिबिलिटी दैट ही डैश माइग्रेट सून, कि वो जो है जल्दी ही जो है वो क्या होगा? माइग्रेट जो है वो कर जाएगा। इस बात की क्या है? पॉसिबिलिटी है। तो देखो यहाँ पर अपन किसका यूज़ करेंगे? यहाँ पर हमें जो है पर्टिकुलर जो मॉडल है उसका यूज़ करना है। तो हम यहाँ पर यूज़ करेंगे इसके अंतर्गत देखिए ऑट भी लिखा हुआ है, नीड भी लिखा हुआ है, मस्ट टू का भी यूज़ हो रहा है एंड इसमें जो है कुड का भी यूज़ हो रहा है। तो पॉसिबिलिटी है, संभावना है कि वो क्या करेगा? माइग्रेट करेगा। यहाँ पर जो है उस बात की क्या है? पॉसिबिलिटी है। तो यहाँ पर हम लोग यूज़ करेंगे कुड का यूज़ करेंगे। ही कुड माइग्रेट सून, वो जो है जल्दी ही माइग्रेट कर सकता था, इस बात की संभावना है। अगला क्वेश्चन है हमारा द पुलिस। देखो यहाँ ध्यान से समझिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा द पुलिस डैश बी लुकिंग फॉर समथिंग। अब यहाँ पर मॉडल आ रहा है, यहाँ पर फ्रेजल वर्ब आ रही है लुकिंग फॉर। तो देखिए फ्रेजल वर्ब यहाँ पे क्या है? लुक फॉर। लुक फॉर जो है वो फ्रेजल वर्ब है। इसका मतलब होता है टू सर्च समथिंग। टू सर्च समथिंग। और हम अगर बात करते हैं लुक आफ्टर, तो लुक आफ्टर का मतलब होता है टेक केयर। और अगर लिखा जाता है लुक इनटू, इसका मतलब है टू इंस्पेक्ट। हम अगर लिखते हैं लुक इन, तो इसका मतलब है टू सी समथिंग। ठीक है। तो यहाँ पर ये कुछ कॉमन फ्रेजल वर्ब होती है। द पुलिस डैश डैश बी लुकिंग फॉर समथिंग एज दे आर स्टॉपिंग ऑल कार्स, कि वो जो है क्या कर रहे हैं? सभी कारों को जो है वो रोक रहे हैं। तो इसका मतलब है कि यहाँ पर इस सेंटेंस में ऑब्जेक्ट है। जब किसी भी सेंटेंस में ऑब्जेक्ट दिया है यानी कि पर्पस जो है वो शो हो रहा है, और किसी भी काम को बहुत ऑब्लिगेशन की तरह से किया जा रहा है, ड्यूटी की तरह से किया जा रहा है, तो यहाँ पे पुलिस की ड्यूटी जो है परफॉर्म हो रही है। तो ड्यूटी के लिए हम किसका यूज़ करते हैं? मस्ट का यूज़ करते हैं। तो मस्ट जो मॉडल है उसका यूज़ किया जाएगा। ड्यूटी परफॉर्म करने के लिए हम मस्ट का यूज़ करेंगे। अब देखिए यहाँ पर यूज्ड टू का भी यूज़ हो रहा है। तो यूज्ड टू जो है वो मॉडल है जिसका यूज़ अपन करते हैं पास्ट हैबिट के लिए। जब भी हम बात करेंगे पास्ट हैबिट की बात करेंगे तो उसके लिए यूज़ टू का यूज़ करेंगे। और मैं बताना चाहूँगा यूज़ टू का यूज़ जो है बिल्कुल वैसे ही होता है जैसे कि इसका यूज़ होता है वुड की तरह से होता है। फॉर एग्जाम्पल जैसे मैं यहाँ पे लिख सकता हूँ कि ही यूज्ड टू रन व्हेन ही वाज यंग। जब वो यंग था तो वो दौड़ा करता था। यहाँ पे यूज टू पास्ट हैबिट को बता रहा है। यहाँ पर हम वुड का भी यूज़ कर सकते हैं। दोनों में अपन किसका यूज़ करेंगे? वर्ब की फर्स्ट फॉर्म का यूज़ करेंगे। तो यहाँ पर आप देखिएगा हम किसका यूज़ करेंगे? मस्ट का यूज़ करेंगे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अगला हमारा क्वेश्चन है यू डैश नो द एड्रेस यू हैव लिविंग हेयर फॉर ए वाइल। तो यहाँ पे देखो सेंटेंस में लिखा हुआ है कि यू डैश नो द एड्रेस, आपको एड्रेस को जानना चाहिए कि जो है यू हैव लिविंग हेयर फॉर ए वाइल, आप जो है थोड़े समय से ही यहाँ पर रह रहे हैं। तो यहाँ पर हम किसका यूज़ करेंगे? शुड का यूज़ करेंगे। शुड जो होता है उसका यूज़ किया जाता है सजेशन के लिए।
शुड का यूज किया जाएगा जब किसी भी सेंटेंस में सजेशन होगा या एडवाइस होगी। किसी भी सेंटेंस में क्या होता है, सजेशन होगा या एडवाइस होगी, तो हम इसमें किसका यूज़ करेंगे, हम उसमें शुड का यूज़ करेंगे। एक छोटी सी जानकारी है, अगर किसी भी शब्द में सी ई आ जाए तब तो ये क्या होता है, नाउन होता है, इसका मतलब होता है सलाह। और अगर किसी भी वर्ड में जो है एस ई आ जाए तो यहाँ पर ये वर्ब होगा, इसका मतलब होता है सलाह देना, इसका मीनिंग होता है सलाह देना। ये जो है एक डिफरेंस है जिसको अपने को जानना है। बिल्कुल उसी तरीके से जैसे अपन लिखते हैं प्रैक्टिस, तो ये यहाँ पे नाउन है, इसका मतलब होता है अभ्यास। और हम लिखते हैं प्रैक्टिस, ये वर्ब है, इसका मतलब है अभ्यास करना। तो इसमें हमारा आंसर क्या हो जाएगा, शुड होगा। नेक्स्ट हम देखते हैं कि डू यू रियली थिंक, क्या आप जो है वास्तव में समझते हैं, बी एबल टू हेल्प अस। यहाँ पर देखना है कि कौन सा मॉडल जो है उसका हम यूज़ करेंगे। डू यू रियली थिंक, क्या आप वास्तव में सोचते हैं। तो देखो यहाँ पर क्या होता है कि एक छोटा सा कॉन्सेप्ट हम समझेंगे। अगर किसी भी सेंटेंस में सिंपल प्रेजेंट हो, उसके साथ में हम किसका यूज़ करेंगे, उसके साथ में हमेशा सिंपल फ्यूचर का यूज़ किया जाता है। उसके साथ में हमेशा किसका यूज़ किया जाता है, सिंपल फ्यूचर का यूज़ किया जाएगा। यहाँ पर देखिए डू का यूज़ हो रहा है, डू यहाँ पर क्या है, प्रेजेंट है। तो प्रेजेंट में बताइए किसका यूज़ करेंगे, हम फ्यूचर का यूज़ करेंगे। फ्यूचर में क्या आएगा, विल आएगा, तो यहाँ पर अपन किसका यूज़ करेंगे, विल का यूज़ करेंगे। नेक्स्ट सेंटेंस है, ही डज नॉट डैश गो अगेंस्ट द कोर्ट वर्डिक्ट। कोर्ट वर्डिक्ट, वर्डिक्ट का मतलब होता है डिसीजन। वर्डिक्ट का मतलब क्या होता है, डिसीजन। वर्डिक्ट यहाँ पे नाउन है, कोर्ट जो है वो भी यहाँ पे नाउन है, द यहाँ पर डिटर्मिनर है, गो अगेंस्ट यहाँ पर फ्रेजल वर्ब है। गो अगेंस्ट का मतलब होता है किसी चीज़ के खिलाफ जाना। तो यहाँ पर हम किसका यूज़ करेंगे, डेयर का यूज़ करेंगे। यहाँ पर हम यूज़ करेंगे डेयर का, तो इस क्वेश्चन में आंसर आएगा डेयर। डेयर का मतलब होता है टू शो करेज। डेयर का मीनिंग होता है टू शो करेज, यानी कि साहस दिखाने के लिए हम किसका यूज़ करते हैं, डेयर का यूज़ करते हैं। अगला है, डू नॉट कंसिडर लाइफ टू बी अ डैश, वन हैज़ टू वर्क हार्ड टू अर्न वंस रेस्ट। अब देखिए यहाँ पर एक शब्द आ रहा है वर्क हार्ड, तो ध्यान से समझिएगा। हम लोग यहाँ पर ये समझते हैं कि हार्ड वर्क जो है ये तो अपने आप में नाउन है। हार्ड वर्क जो शब्द है ये अपने आप में क्या है, नाउन है। लेकिन अगर हम लिखते हैं यहाँ पर वर्क हार्ड, तो वर्क हार्ड यहाँ पर क्या है, वर्ब है। वर्क हार्ड यहाँ पर क्या है, वर्ब है, और इसको हम लोग क्या बोलते हैं, TOIL। टॉयल का मतलब भी क्या होता है, वर्क हार्ड करना, यानी कि कठिन परिश्रम करना। तो यहाँ पर देखिए अपन ने किसका यूज़ किया, वर्क हार्ड। वर्क हार्ड का मतलब होता है टॉयल। टॉयल भी यहाँ पर क्या है, वर्ब है। टॉयल जो है वो भी क्या है, यहाँ पर वर्ब है। तो उसके अलावा यहाँ पर हम एक देख सकते हैं कि हार्ड नट टू क्रैक, इसका मतलब होता है डिफ़िकल्ट वर्क। ये यहाँ पर ईडियम है। तो देखो यहाँ पर हमारा सेंटेंस है, डू नॉट कंसिडर लाइफ टू बी डैश, वन हैज़ टू वर्क हार्ड टू अर्न वंस रेस्ट। अब यहाँ पर देखेंगे कि हमारा कौन कौन सा इसमें जो है दिया जा रहा है। तो पहला है हार्ड नॉट टू क्रैक, जैसे मैंने बताया डिफ़िकल्ट वर्क इसका मतलब होता है। नेक्स्ट है बोल्ट फ्रॉम द ब्लू, बोल्ट फ्रॉम द ब्लू का मतलब होता है इम्पॉसिबल टास्क। नेक्स्ट है बेड ऑफ रोजेस, बेड ऑफ रोजेस का मतलब होता है यहाँ पर कि वेरी डिफ़िकल्ट लाइफ। बेड ऑफ रोजेस का मतलब, बेड ऑफ रोजेस का मतलब सॉरी, बेड ऑफ रोजेस का मतलब होता है इजी गोइंग लाइफ, उसको अपन बोलते हैं बेड ऑफ रोजेस बोलते हैं। तो बेड ऑफ रोजेस का मतलब यहाँ पर होगा इजी गोइंग राइज। गिफ्ट ऑफ द गैप, गिफ्ट ऑफ द गैप का मतलब होता है आर्ट ऑफ स्पीकिंग, इसका मतलब होता है आर्ट ऑफ स्पीकिंग। यानी कि अगर कोई व्यक्ति बोलने में कुशल है तो उसके लिए हम किसका यूज़ करते हैं, गिफ्ट ऑफ द गैप का यूज़ करते हैं। बेड ऑफ रोजेस का मतलब होता है इजी गोइंग लाइफ।
ठीक है, वो नेक्स्ट है हार्ड नट टू क्रैक। तो इस सेंटेंस में हमारा जो आंसर होगा वो सी ऑप्शन होगा, बेड ऑफ द रोजेस होगा। हमने यहाँ पर देखा डू नॉट कंसीडर लाइफ टू बी अ बेड ऑफ रोजेस, यानी कि जो जीवन है उसको बेड ऑफ रोजेस नहीं समझना चाहिए। नेक्स्ट है शी कैन नेवर कीप ए सीक्रेट, शी डैश टेल एवरीवन सून। तो देखो यहाँ पर सेंटेंस में अपन देखा है कि वो जो है कभी भी सीक्रेट को जो है वो नहीं रख सकती है, शी कैन नेवर कीप। तो मॉडल्स के बाद में हमेशा अपन किसका यूज़ करते हैं, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म का यूज़ करते हैं। मॉडल के बाद में हमेशा किसका यूज़ करते हैं, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म का यूज़ करते हैं। और एक अपन कॉन्सेप्ट देखते हैं MBA, यानी कि यहाँ पर हम यूज़ करते हैं मॉडल का, उसके बाद हम यूज़ करेंगे बी का, और उसके बाद अपन यूज़ करते हैं एडजेक्टिव का यूज़ करते हैं। फॉर एग्जाम्पल जैसे हमने लिखा कि ही कैन बी सस्पेक्टेड, यू मस्ट बी रेगुलेटेड। तो यहाँ पर देखिए ये जो है ये तो आपका सब्जेक्ट हो गया, यहाँ पर ये मॉडल है, इसके बाद में अपन ने बी का यूज़ किया, और ये यहाँ पर क्या हो गया, एडजेक्टिव है। तो इसको अपन बोलते हैं MBA का रूल बोलते हैं। अब यहाँ पर देखिए सेंटेंस में बोला जा रहा है कि वो जो है क्या करेगी, सबको जल्दी ही जो है बताएगी। तो सून का मतलब क्या है कि अभी तक नहीं बताया बल्कि वो बताएगी। इसका मतलब है कि हम यहाँ पर बात कर रहे हैं फ्यूचर एक्शन की बात कर रहे हैं। इस सेंटेंस में क्या लिखा हुआ आ रहा है, इस सेंटेंस में फ्यूचर एक्शन की बात की जा रही है। तो फ्यूचर एक्शन के लिए हम किसका यूज़ करते हैं, विल का यूज़ करते हैं। हमारा आंसर होगा विल। When he was a child, he dash weep for hours to get what he wanted। तो जब वो एक बच्चा था, तो यहाँ पर देखिए पास्ट हैबिट की बात की जा रही है। पास्ट हैबिट हम किसका यूज़ करते हैं, वुड का यूज़ करते हैं। तो देखो यहाँ पर हम किसका यूज़ करेंगे, वुड का यूज़ करेंगे। और इसी सेंटेंस में किसका यूज़ किया जा रहा है, यूज्ड टू का भी यूज़ किया जा सकता है। लेकिन यहाँ पर ऑप्शन में आपको केवल यूज्ड दिया हुआ है, इसलिए हमारा आंसर हो जाएगा ए ऑप्शन। नेक्स्ट है यू डैश टेक रेस्ट फॉर अ फ्यू डेज आफ्टर दिस इलनेस। तो यहाँ पर इस सेंटेंस में क्या लिखा हुआ आ रहा है, इस सेंटेंस में एडवाइस हो रही है, या इस सेंटेंस में क्या लिखा हुआ है, सजेशन। तो आप यहाँ पर देखिए कि जब भी हम बात करते हैं एडवाइस की बात करेंगे, सजेशन की बात करेंगे, तो एडवाइस और सजेशन के लिए हम किसका यूज़ करेंगे, शुड का यूज़ करेंगे। तो हम यहाँ पे क्या लिखेंगे, शुड लिखेंगे। तो इस तरीके से यहाँ पर क्या लिखा जाएगा, शुड जो है उसका यूज़ किया जाएगा। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, शुड का यूज़ अपन करेंगे। अब देखिए नेक्स्ट है यहाँ पर देयर इज़ वेरी लो विजिबिलिटी एट द एयरपोर्ट, द प्लेन हैज़ बीन डाइवर्टेड। तो यहाँ पर अपन ने लिखा कि देयर इज़ ए वेरी लो विजिबिलिटी एट द एयरपोर्ट। तो यहाँ पर क्या लिखा हुआ है, रीज़न। यहाँ पर इस सेंटेंस में क्या लिखा हुआ है, रीज़न लिखा हुआ है। अब उस रीज़न के बाद में यहाँ पर जो है क्या लिखा हुआ है, रिजल्ट लिखा हुआ है। तो यहाँ पर हम इस केस में किसका यूज़ कर सकते हैं, सो का यूज़ कर सकते हैं, देयर फोर का यूज़ कर सकते हैं। ठीक है, और हम लोग यहाँ पर किसका यूज़ कर सकते हैं, फोर का यूज़ कर सकते हैं। ऑप्शन में क्या दिया हुआ है, देयर फोर दिया हुआ है, इसीलिए हम इसमें किसका यूज़ करेंगे, देयर फोर का यूज़ करेंगे। तो देखिए यहाँ पर किसका यूज़ हो रहा है, अगर रीज़न दिया हुआ है और उसके बाद में रिजल्ट आपका दिया हुआ है इस तरीके से, तो फिर किसका यूज़ करेंगे, सो का, देयर फोर का, या फोर का यूज़ करेंगे। लेकिन अपन जो है अगर यहाँ पर देखें रिजल्ट हो और उसके बाद में यहाँ पर क्या आ जाए, रीज़न जो है वो दिया हो, तो हम लोग यहाँ पर किसका यूज़ करते हैं, बिकॉज का यूज़ करते हैं। यहाँ पर हम किसका यूज़ करेंगे, बिकॉज का यूज़ करेंगे। तो यहाँ पर सेंटेंस में इस तरीके से अपन देखेंगे कि सो का, देयर फोर का यूज़ होता है। लेकिन अगर रीज़न जो है वो बाद में हो तो हम किसका यूज़ करेंगे, बिकॉज का यूज़ करेंगे। इस सेंटेंस में हमारा जो आंसर होगा वो हो जाएगा देयर फोर। राइट, चलिए नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है द डेज आर गेटिंग शॉर्टर। डेज जो है वो कैसे हो रहे हैं, बहुत छोटे हो रहे हैं। दिसंबर इज जस्ट राउंड द कॉर्नर। दिसंबर जो है वो कैसा है, दिसंबर जो है वो बिल्कुल कैसा है, राउंड द कॉर्नर है। अब देखो सेंटेंस में अपन ने देखा कि दिसंबर जो है वो कैसा हो रहा है, कॉर्नर से बिल्कुल छोटा हो रहा है, कॉर्नर से, इज जस्ट राउंड द कॉर्नर। तो यहाँ पर इस सेंटेंस में क्या यूज़ करेंगे, अब एज का यूज़ करेंगे। एज का मतलब होता है जब दो चीज़ें एक दूसरे से परस्पर कनेक्ट होती है तो उसके लिए हम किसका यूज़ करते हैं, एज का यूज़ करते हैं। इसीलिए इस सेंटेंस में हम किसका यूज़ करेंगे, एज का यूज़ करेंगे।
नेक्स्ट है ही हैज़ 3 ब्रदर, शी हैज़ 3 ब्रदर्स, ऑल ऑफ डैश आर अनमैरिड। तो देखिए यहाँ पर सेंटेंस में कहा जा रहा है कि उसके क्या है 3 भाई थे। अब उसके बाद में देखिए किसका यूज़ करेंगे इस सेंटेंस में, हम यूज़ करेंगे whom आर अनमैरिड, जो कि। तो यहाँ पर किसका यूज़ किया जाएगा, यहाँ पर whom का यूज़ किया जाएगा, क्योंकि यहाँ पर 3 ब्रदर्स का यूज़ किया जा रहा है, ऑल ऑफ whom, उनमें से सारे के सारे। तो यहाँ पर हम किसका यूज़ करेंगे, whom का यूज़ करेंगे। नेक्स्ट है नेशन सॉल्व देयर डिस्प्यूट थ्रू पीसफुल मीन्स। तो देखो यहाँ पर जो है सेंटेंस में ऑप्शन आपको दिए जा रहे हैं कि नीड का यूज़ करेंगे, शुड का करेंगे, ऑट का यूज़ करेंगे या फिर यूज्ड का यूज़ करेंगे। तो यहाँ पर देखिए एक जो है वो सलाह दी जा रही है सेंटेंस के अंतर्गत। तो जब भी हम लोग किसी भी सेंटेंस में सजेशन की बात करते हैं, एडवाइस की बात करते हैं, उस कंडीशन में अपन किसका यूज़ करेंगे, शुड का यूज़ करेंगे। हम अगर किसी भी सेंटेंस में नेसेसिटी की बात करते हैं तो नेसेसिटी की कंडीशन में अपन किसका यूज़ करेंगे, नीड का यूज़ करेंगे। अगर मान लीजिए मोरल सेंस आता है तो मोरल सेंस को बताने के लिए किसी भी सेंटेंस के अंदर हम लोग जो है वो ऑट टू का यूज़ करते हैं, ऑट टू का यूज़ करेंगे। मोरल सेंस को बताने के लिए अपन किसका यूज़ करेंगे। अगर मान लीजिए सेंटेंस के अंदर पास्ट हैबिट की बात करते हैं तो पास्ट हैबिट को बताने के लिए हम लोग यूज्ड टू का यूज़ करेंगे या फिर हम लोग यूज़ करेंगे वुड का यूज़ करते हैं। पास्ट हैबिट को बताने के लिए यूज टू का या वुड का यूज़ किया जाएगा। उसके अलावा देखिए किसी भी सेंटेंस के अंदर अगर जो है रिमोट पॉसिबिलिटी है, अगर रिमोट पॉसिबिलिटी है उसको शो करने के लिए हम सेंटेंस में किसका यूज़ करेंगे, माइट का यूज़ करते हैं। तो इस तरीके से मॉडल्स का यूज़ किया जाएगा। तो यहाँ पर हमारा आंसर हो जाएगा शुड। नेक्स्ट है शी वांटेड द डिशेज दैन ड्राइड दैम। वो जो है डिशेस को, शी वांटेड द डिशेज, शी एंड देन ड्राइड दैम। तो यहाँ पर देखिए सेंटेंस जो है इसके अंतर्गत क्या है कि उसने जो है डिशेस जो है उसको जो है क्या किया, शी यहाँ पर वांटेड जो है थोड़ा सा टाइपिंग मिस्टेक लग रहा है, यहाँ पर जो है होना चाहिए था वास्ट। तो यहाँ पर जो है वर्ड पर्टिकुलर होना चाहिए था, वास्ट होना चाहिए था। तो यहाँ पर थोड़ा सा एरर लग रहा है, शी वाश्ड द डिशेज देन ड्राइड देम। तो उसके बाद हम किसका यूज़ करेंगे, एंड का यूज़ करेंगे। जब दो कॉन्जिक्यूटिव सेंटेंस होते हैं, कॉन्जिक्यूटिव एक्शन होते हैं, एक के बाद एक दूसरा काम होता है, उस कंडीशन में हमेशा हम किसका यूज़ करते हैं, एंड का यूज़ करते हैं। इसीलिए सेंटेंस में किसका यूज़ होगा, एंड का यूज़ होगा। नेक्स्ट है हार्ड ही मे ट्राई ही कैन नॉट प्लीज ऑल। तो देखो सेंटेंस में अपने को बोला जा रहा है कि वो कितना भी ज़्यादा हार्ड जो है वो कोशिश करे, वो जो है प्लीज़ वो सभी को जो है वो खुश नहीं कर सकता। तो देखो यहाँ पर अपन देखेंगे कि किसका यूज़ होगा, हाउ एवर का यूज़ होगा। हाउ एवर का मतलब होता है कि ऐसा होने के बावजूद भी। तो यहाँ पर किस कंजक्शन का यूज़ किया जाएगा, हाउ एवर का यूज़ होगा। नेक्स्ट है ही वॉज गेटिंग लेट ही स्टॉप्ड टू ऑफर हर ए गिफ्ट। तो देखिए सेंटेंस में क्या लिखा हुआ है, हाउ एवर का यूज़ किया हुआ है, दो का यूज़ किया जा रहा है, बिसाइड्स का यूज़ किया जा रहा है, मोर एवर का यूज़ किया जा रहा है। तो देखिए हम लोग देखेंगे सेंटेंस में किसका यूज़ होना चाहिए। तो दो ही, तो यहाँ पर देखिए इस सेंटेंस में हम किसका यूज़ करेंगे, दो का यूज़ करेंगे कि वो जो है लेट हो रहा था फिर भी जो है उसने क्या किया, उसको जो है एक गिफ्ट देने के लिए उसने उसको मना किया। तो यहाँ पर हम किसका यूज़ करेंगे, दो जो है वो उसका यूज़ करेंगे। तो देखिए सेंटेंस में आल्दो का यूज़ किया जाता है, आल्दो, और यट जो है वो उसका यूज़ किया जाता है। लेकिन आजकल किसका यूज़ हो रहा है, दो का यूज़ हो रहा है। और सेंटेंस में यट की जगह पे किसका यूज़ होता है, कॉमा का यूज़ होता है। कई जगह कॉमा ना लगाते हुए डायरेक्ट इस प्रकार से सेंटेंस जो है वो लिख दिए जाते हैं। चलिए नेक्स्ट है दे वांटेड टू नो डैश इट हैपन। तो देखिए यहाँ पर सेंटेंस लिखा हुआ है कि वो जानना चाहते थे कि ये जो है जो भी कुछ हुआ था तो उसका क्या जानना चाहते थे, मैनर जो है वो जानना चाहते थे। मैनर जानने के लिए हम किसका यूज़ करते हैं, हाउ का यूज़ करते हैं। रीज़न जानने के लिए हम किसका यूज़ करेंगे, वाई का यूज़ करेंगे। प्लेस को जानने के लिए हम लोग यूज़ करते हैं, वेयर का यूज़ करते हैं। टाइम को जानने के लिए हम लोग यूज़ करेंगे, वैन का यूज़ करेंगे। उसके अलावा किसी भी वस्तु को जानने के लिए हम किसका यूज़ करेंगे, विच का यूज़ करेंगे। अगर हमको रिलेशन की बात करनी है तो रिलेशन को जानने के लिए हम किसका यूज़ करेंगे, हुज़ का यूज़ करेंगे। तो इस तरीके से अपन क्या करते हैं, यूज़ करते हैं। तो वो यहाँ पे मैनर की बात की जा रही है, हम यहाँ पर किसका यूज़ करेंगे, हाउ का यूज़ करेंगे। नेक्स्ट सेंटेंस है इफ़ आई हैड विंग्स आई डैश फ्लाई।
अगर मेरे पास में पंख होते तो मैं क्या करता, आसमान में उड़ जाता। अब इस सेंटेंस में देखो किसका यूज हो रहा है, इफ आई हैड विंग्स, मेरे पास में होते। तो यहाँ पर ये जो सेंटेंस है वो बता रहा है यहाँ पर हाइपोथेटिकल, ये जो है वो इस सेंटेंस के अंदर क्या बता रहा है, हाइपोथेटिकल कंडीशन बता रहा है। तो हाइपोथेटिकल कंडीशन में हमेशा किसका यूज होगा, वुड का यूज होगा और वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आएगी। हमारा आंसर हो जाएगा इसमें बी ऑप्शन, इफ आई हैड विंग्स आई वुड फ्लाई। नेक्स्ट है द सीवर वेदर कंडीशंस एवरीवन गोज टू वर्क। तो यहाँ पर देखिए किसी भी काम के होने के बावजूद भी, तो यहाँ पर हम किसका यूज करेंगे, डिस्पाइट का यूज करेंगे। उसी तरीके से यहाँ पर अपन यूज करते हैं इन स्पाइट ऑफ का भी यूज करते हैं। तो उसका मतलब यहाँ पर हिंदी में होता है के बावजूद भी, यानी कि ऐसा होने पर भी। तो हम लिखेंगे ऑपोजिट कंडीशंस। ऑपोजिट कंडीशंस है तो भी अपन किसका यूज करेंगे, डिस्पाइट इन स्पाइट ऑफ का यूज करते हैं। अगला सेंटेंस देखिएगा, सम पीपल्स वेस्ट फूड डैश अदर्स हैव नॉट इनफ टू ईट। कुछ लोग जो है खाना वेस्ट करते हैं जबकि अन्य लोगों के पास में खाना नहीं होता। तो यहाँ पर हम किसका यूज़ करेंगे, वाइल का यूज़ करेंगे। वाइल का यूज़ करते हैं जब भी दो अपोजिट एक्शन का शो करना होता है, तो उसको बनाने के लिए अपन किसका यूज़ करेंगे, वाइल का यूज़ करते हैं। तो यहाँ पर हम क्या लिखेंगे, वाइल लिखेंगे। नेक्स्ट है वी वर गिवन अ लॉट ऑफ इंफॉर्मेशन डैश वाज यूजलेस। तो हमें जो है बहुत सारी इंफॉर्मेशन दी गई थी जो कि कैसी थी, यूजलेस थी। तभी हमने बताया था यहाँ पे किसका यूज़ किया जाएगा, विच का यूज़ किया जाएगा। वी कैनॉट अंडरस्टैंड वाई ही डैश सो स्टेबन। तो हम लोग नहीं समझ पाए कि वो जो है इतना स्टेबन। स्टेबन शब्द का मतलब क्या होता है, स्टेबन का मतलब यहाँ पे स्टेबन शब्द जो है वो एडजेक्टिव है, और ये जो आया है ये यहाँ पर क्या है, एडवर्ब है। तो स्टेबन शब्द का मतलब होता है रिजिड, कांस्टेंट, सॉलिड, अनकोऑपरेटिव, अनसोशल, पीविश। हिंदी में अपन इसको क्या बोल सकते हैं, जिद्दी या चिड़चिड़ा। तो वी कैनॉट अंडरस्टैंड वाई ही डैश सो स्टबन। तो देखो स्टबन शब्द यहाँ पर क्या है, एडजेक्टिव है। और कौन कौन से शब्द हो सकते हैं यहाँ पर, ये सभी जो है वो यहाँ पर क्या हो जाएंगे, एडजेक्टिव है। तो हमने देखा अनसोशल, अनकोऑपरेटिव, सॉलिड, रिजिड, कांस्टेंट, पीविश, इन सभी शब्द का मतलब होता है स्टबन यानी कि जिद्दी। तो वी कैनॉट अंडरस्टैंड, हम नहीं समझ पा रहे कि वाई ही इज बीइंग, वो क्यों हो रहा है। यानी कि जो भी चीज़ लगातार हो रही है, धीरे धीरे हो रही है, लगातार हो रही है, कंटिन्यूस एक्शन शो कर रही है। तो इस सेंटेंस में आप देखिएगा कंटिन्यूस एक्शन जो है ना वो शो हो रहा है। तो यहाँ पर हमने इसका यूज इसलिए किया क्योंकि इस सेंटेंस में कंटिन्यूस एक्शन शो हो रहा है, काम जो है वो लगातार चल रहा है, कि हम नहीं समझ सकते हैं कि वो जो है इतना जिद्दी क्यों हो रहा है। तो जब कंटिन्यूस एक्शन है तो हम यहाँ पर किसका यूज करेंगे, सी का यूज करेंगे। हम लिखेंगे इज बीइंग। नेक्स्ट है वी वर वेरी टायर्ड सो वी डैश द पार्टी अर्ली। देखो यहाँ पर जो है सेंटेंस में थोड़ा सा जो है इसको ठीक करना पड़ेगा, क्योंकि ये हमने डायरेक्ट जो है वो पेपर में से लिया था, जो कि थोड़ा सा यहाँ पर इस तरीके से वी डैश द पार्टी अर्ली। अब इस सेंटेंस में देखो वी वर वेरी लेट, वी वर वेरी टायर्ड, हम बहुत ज़्यादा थके हुए थे, इसीलिए यहाँ पर ये जो है किसका यूज़ कर रहा है, पास्ट सेंस का यूज़ कर रहा है। तो हम लोग यहाँ पर किसका यूज़ करेंगे, वी टू का यूज़ करेंगे। तो देखो यहाँ पर क्या आ रहा है, वी टू कहाँ पर आ रहा है, वी टू यहाँ पर आ रहा है। हमारा आंसर हो जाएगा लेफ्ट। हैव यू एवर डैश अ रोड। तो देखिए यहाँ पर हम लोग ये जानते हैं कि किसी भी सेंटेंस में जब हैव का यूज़ हो, हैज़ का यूज़ हो, हैड का यूज़ हो, इसके साथ हमेशा हम किसका यूज़ करते हैं, वी थ्री का यूज़ करते हैं।
उसके अलावा किसी भी सेंटेंस में डू, डज, डिड, इसके साथ में अपन किसका यूज़ करते हैं, V1 का यूज़ करते हैं। तो देखो हम लोग यहाँ पे किसका यूज़ करेंगे, रिडन का यूज़ करेंगे। तो इसकी तीनों फॉर्म क्या होती है, राइट, रोड, रिडन। ये फर्स्ट फॉर्म होती है, ये सेकंड फॉर्म होती है, ये थर्ड फॉर्म होती है। और जैसा मैंने बताया कि हैव, हैज़, हैड के साथ हमेशा वर्ब की थर्ड फॉर्म लगाते हैं। सेंटेंस में हैव लिखा हुआ है, इसीलिए अपन इसमें किसका यूज़ करेंगे, डी ऑप्शन का यूज़ करेंगे, लिखेंगे रिडन। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, ड्रग्स डैश अ मेजर प्रॉब्लम अमंग यूथ वेरी एवरीवेयर, यानी कि ये जो सेंटेंस है वो किसको बता रहा है, कंप्लीशन ऑफ एक्शन, कंप्लीशन ऑफ एक्शन को शो कर रहा है। जब कोई भी काम पूरा हो चुका होता है तो उसके लिए हम किसका यूज़ करते हैं, हम उसके अंदर या तो हैव का या हैज़ का यूज़ करते हैं। अगर यहाँ पर बात की जा रही है प्रेजेंट केस में, और इसके साथ में अपन किसका यूज़ करेंगे, V3 का यूज़ करेंगे, तो हमारा आंसर हो जाएगा हैव बिकम होगा। हम लिखेंगे ड्रग्स हैव बिकम अ मेजर प्रॉब्लम अमंग यूथ एवरीवेयर। अगला है वी डैश फॉर हाफ एन आवर व्हेन इट स्टार्टेड टू रेन। तो देखो यहाँ पर सेंटेंस में अपन देखें कि जब बारिश हुई थी, तो ये पास्ट का है, तो यहाँ पर हमारा आंसर हो जाएगा हैड बीन प्लेइंग, क्योंकि यहाँ पर आप समझ सकते हैं किसका यूज़ हो रहा है, सिंस और फोर का यूज़ हो रहा है। ये जो सेंटेंस है इसके अंदर हम कौन सा टेंस यूज़ करेंगे, पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूस टेंस। तो यहाँ पर हम यूज़ करेंगे पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूस टेंस का यूज़ करेंगे, इसीलिए हम इसमें किसका यूज़ करेंगे, हैड बीन प्लेइंग का यूज़ करेंगे। नेक्स्ट देखिए, द पॉपुलेशन ऑफ द वर्ल्ड डैश ट्रिमेंडसली इन द लास्ट डिकेड। तो देखो यहाँ पर हमने सेंटेंस में लिखा है कि जो पॉपुलेशन जो है वर्ल्ड की वो पिछले डिकेड में बहुत ज़्यादा जो है वो बढ़ चुकी है। तो यहाँ पर हम लिखेंगे हैज़ इंक्रीज्ड आएगा, हम लिखेंगे बी। डोंट बी वरीड इफ़ डैश लेट गेटिंग बैक होम टुनाइट। तो यहाँ पर देखिए सेंटेंस में यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, प्रेजेंट है, और यहाँ पर सिंपल सेंटेंस है। तो यहाँ पर जो है क्या लिखेंगे, हम लोग इसमें लिखेंगे सी ऑप्शन आएगा, क्योंकि आई के साथ हमेशा किसका यूज़ किया जाता है, एम का यूज़ किया जाएगा। हम लिखेंगे इफ़ आई एम लेट गेटिंग बैक होम टू नाइट। नेक्स्ट है हाउ ऑफन डैश यू डैश टू मूवीज़, यानी कि आप जो है कितनी बार जो है वो फिल्म जो है वो जाते हैं। तो यहाँ पर देखिए कि सेंटेंस के अंतर्गत अलग अलग तरीके से अपन देख रहे हैं कि यूज़ हुआ है। तो देखो यहाँ पर जो है लिखा हुआ है डू गोज, ओके ये तो स्पेलिंग बिल्कुल ठीक थी इसका मतलब। तो यहाँ पर देखो किसका यूज़ करेंगे हम लोग, इसमें देखो पर्टिकुलर यूज़ करेंगे। तो यहाँ पर लिखा हुआ है डू गोज, तो यहाँ पर देखो यू जो है, यू से पहले किसका यूज़ होगा, हेल्पिंग वर्ब का यूज़ होगा, और यू के बाद में क्या आ जाएगी, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आएगी, जो हमारा आंसर हो जाएगा इसमें डी ऑप्शन, हाउ ऑफन डू यू गो मूवीज़। नेक्स्ट है द गार्डनर डैश न्यू प्लांट्स फॉर द कमिंग सीजन। जो गार्डनर है वो क्या कर रहा है, आने वाले सीजन के लिए नए नए प्लांट जो वो उगा रहा है। तो यहाँ पर किसका यूज़ किया जाएगा, इस सोइंग का यूज़ किया जाएगा। यहाँ पर कौन सा टेंस होगा, यहाँ पर हम लिखेंगे प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस टेंस, यहाँ पर हम यूज़ करेंगे प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस टेंस का यूज़ करेंगे। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है आई हैव नॉट डैश माई एप्लीकेशन येट। तो यहाँ पर देखो हैव नॉट आया है, हैव नॉट के साथ में V3 का यूज़ करेंगे। V3 यहाँ पर क्या लिखा हुआ है, बी ऑप्शन है, सेंट है। आई वुड लाइक टू नो गेम्स यू आर इंटरेस्टेड इन। तो यहाँ पर देखो क्या आ रहा है, यहाँ पर जो है स्पेसिफिक कंडीशन है, यहाँ पर क्या हो रहा है, स्पेसिफिक केस है। स्पेसिफिक केस जब भी होगा तो हम किसका यूज़ करेंगे, द आर्टिकल का यूज़ करेंगे। तो हम इसमें किसका यूज़ करेंगे, द लिखेंगे। आई वुड लाइक टू नो द गेम्स यू आर इंटरेस्टेड इन। तो गेम्स जो है वो कैसे स्पेसिफिक हैं। नेक्स्ट है ट्रेन वी वर ट्रेवलिंग बाई हैज़ बीन डिलेड। तो देखो यहाँ पर हम किसका यूज़ करेंगे, द आर्टिकल का यूज़ करेंगे। क्यों, क्योंकि ट्रेन जो है जिसमें हम ट्रेवल कर रहे थे, तो ट्रेन यहाँ पर क्या स्पेसिफिक है। नेक्स्ट है वी लिव इन आवर एंसेस्ट्रल विलेज टिल लास्ट ईयर। तो देखो यहाँ पर जो है वो क्या शो हो रहा है, इस सेंटेंस में हम जो है पास्ट हैबिट की बात कर रहे हैं। तो यहाँ पर क्या आ रहा है, पास्ट हैबिट आ रहा है। तो जब भी पास्ट हैबिट की बात करेंगे तो हमेशा अपन किसका यूज़ करेंगे, यूज्ड टू का यूज़ करेंगे। और हम किसका यूज़ कर सकते हैं, वुड का यूज़ कर सकते हैं।
इन सब के बाद में किसका यूज़ होता है, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म का यूज़ होता है। हम यहाँ पर यूज़ करेंगे V1 का यूज़ करेंगे, इसीलिए इस सेंटेंस में अपन किसका यूज़ करेंगे, V1 का यूज़ करेंगे। अगला देखिएगा, डायरेक्शन दिया है, चूज द करेक्ट ऑप्शन टू ट्रांसफॉर्म द गिवन सेंटेंस एज आस्क्ड या डायरेक्टेड इन द ब्रैकेट्स, जैसा कि ब्रैकेट में लिखा हुआ है। तो लिखा है यू विल बी मेट एट द स्टेशन, इसमें आपको क्या करना है, एक्टिव वॉइस जो है वो आपको बताना है। तो देख सकते हैं कि यहाँ पर अलग अलग ऑप्शंस जो है वो आपको दिए गए हैं। तो पहला ऑप्शन है समवन विल मीट यू एट द स्टेशन। तो यहाँ पर ये जो सेंटेंस है ये आपको ऑलरेडी पैसिव वॉइस में दिया हुआ है, और इस पैसिव वॉइस को आपको क्या करना है, एक्टिव वॉइस जो है उसके अंदर का चेंज करना है। बी ऑप्शन में लिखा है स्टेशन वेयर समवन मीट्स यू, सी ऑप्शन में लिखा है यू विल बी मीटेड एट द स्टेशन, और डी ऑप्शन में लिखा हुआ है समवन मीट्स यू एट द स्टेशन। तो देखिए किसी भी सेंटेंस में हम जब भी क्या करते हैं, समवन का यूज़ करते हैं। किसी भी सेंटेंस के अंदर जब समवन होता है तो आप समझ सकते हैं कि समवन, एनीवन, एवरीवन, नो वन, नोबडी, समबडी, ये जो होते हैं इनका यूज़ जो होता है एक्टिव वॉइस में तो होता है, लेकिन इनका यूज़ जो होता है वो पैसिव वॉइस में नहीं होता। तो याद रखिएगा किसी भी सेंटेंस में हम यहाँ पर देख सकते हैं कि अगर किसी भी सेंटेंस में समवन का यूज़ हो रहा है, एनीवन का यूज़ हो, एवरीवन का यूज़ हो, नो वन का यूज़ हो, नोबडी का यूज़ हो, समबडी का यूज़ हो, एनीबडी का यूज़ हो, तो इनका यूज़ जो है वो एक्टिव वॉइस में होगा लेकिन पैसिव वॉइस में नहीं होगा। हमारा सही आंसर है इसमें ए ऑप्शन, हम लिखेंगे समवन विल मीट यू एट द स्टेशन। नेक्स्ट है वी मस्ट गिव हिम एन एक्सप्लेनेशन, पैसिव वॉइस में इसको चेंज करना है, एक्टिव वॉइस में लिखा हुआ है। तो देखिए यहाँ पर सेंटेंस में अपन देखेंगे तो सेंटेंस में अलग अलग ऑप्शन लिखे हुए हैं। तो यहाँ पर ये देखिए इसको बोलते हैं इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट, और ये यहाँ पर होता है डायरेक्ट ऑब्जेक्ट। तो किसी भी सेंटेंस में क्या होता है, इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट के बाद में, इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट के बाद में क्या होता है, डायरेक्ट ऑब्जेक्ट का यूज़ किया जाता है। और अगर मान लीजिए डायरेक्ट ऑब्जेक्ट पहले आ जाए तो उसके बाद में अपन टू का यूज़ करेंगे, और यहाँ पर हम किसका यूज़ करेंगे, इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट का यूज़ करते हैं। तो हम सेंटेंस में लिखेंगे एन एक्सप्लेनेशन मस्ट बी गिवन टू हिम बाय अस, इसमें आंसर हो जाएगा हमारा डी ऑप्शन। द ऑर्गेनाइजर्स डिड नॉट एक्सपेक्ट हिम टू विन, इसमें आपको पैसिव वॉइस जो है उसमें चेंज करना है। चार ऑप्शन जो है वो सेंटेंस में दिए गए हैं। तो देखिए लिखा हुआ है द ऑर्गेनाइजर्स। अब देखिए जब ये मैं आपको बताना चाहूँगा, ये जो क्वेश्चन था इस क्वेश्चन में आरपीएससी ने इसमें डिलीट किया था, यानी कि स्टार लगाया हुआ था। इसका जो करेक्ट आंसर है वो आरपीएससी ने नहीं दिया, क्योंकि यहाँ पे चारों ऑप्शन जो है वो रॉन्ग है। यहाँ पे लिखा है द ऑर्गेनाइजर्स डिड नॉट एक्सपेक्ट हिम टू विन। तो देखो यहाँ पर किसका इसमें जो करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा कि हम लोग इसके अंतर्गत लिखेंगे कि ही वॉज नॉट एक्सपेक्टेड टू विन। तो यहाँ पर देखिए किसका यूज़ होना चाहिए था, इसमें फर्स्ट में तो यहाँ पे आना चाहिए था, विन आना चाहिए था, उसके बाद हम लिखते बाई, और फिर हम लिखते द ऑर्गेनाइजर्स। तो इस तरीके से अगर होता तो हमारा आंसर ए जो है वो सही होता। चारों ऑप्शन गलत थे, इसीलिए आरपीएससी ने इस क्वेश्चन को नहीं माना। तो हमारा सही आंसर इसमें क्या होगा कि ही वाज नॉट एक्सपेक्टेड टू विन बाय द ऑर्गेनाइजर, ये इसका करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट है हाउ डू सम पीपल लर्न लैंग्वेजेस सो क्विकली, चूज द पैसिव वॉइस। तो देखिए यहाँ पर जो है अलग अलग ऑप्शन आपको दिए गए हैं। तो हमने पहला ऑप्शन देखा हाउ आर लैंग्वेजेस लर्न। तो देखो इसके अंतर्गत अगर देखा जाए तो सम पीपल इस सेंटेंस में क्या है, सब्जेक्ट है। ये सेंटेंस में सब्जेक्ट है, यहाँ पर ये वर्ब हो गया आपका। लैंग्वेजेस जो है वो इस सेंटेंस के अंदर जो है आपका ऑब्जेक्ट है। सो क्विकली ये जो है यहाँ पर एडवर्ब है, और ये जो है ये भी यहाँ पर क्या है, एडवर्ब है। अब आपको बोला जा रहा है कि बताइए इसके अंतर्गत आंसर क्या होगा। तो हम लिखेंगे कि हाउ आर लैंग्वेजेस लर्न सो क्विकली बाई सम पीपल। तो ए ऑप्शन इज द राइट आंसर। 135 है द लेटर माइट हैव बीन सेंड टू द रॉन्ग एड्रेस। आपको एक्टिव वॉइस में इसको लिखना है, पैसिव वॉइस में सेंटेंस लिखा हुआ है। तो देखिए यहाँ पर सेंटेंस में अपन देखें तो सबसे पहली बात है माइट हैव बीन का यूज़ हो रहा है। तो देखो माइट हैव बीन,
माइट हैव बीन का यूज़ हो रहा है तो उसका मतलब है कि एक्टिव वॉइस में किसका यूज़ होगा, माइट हैव का यूज़ होगा। ए और बी में तो माइट हैव आ नहीं रहा, इसीलिए ए और बी दोनों रॉन्ग हो जाएंगे। अब अपन बात करते हैं किसकी, सी और डी की बात करते हैं। तो हम लोग देखेंगे कि समवन माइट हैव सेंड द लेटर टू द रॉन्ग एड्रेस, इसके अंतर्गत जो है वो सेंटेंस जो है वो सी बिल्कुल ठीक है, डी का स्ट्रक्चर ही रॉन्ग है, इसलिए डी जो है वो देखते गलत लग रहा है, तो हमारा आंसर हो जाएगा इसमें सी ऑप्शन। हम लिखेंगे समवन माइट हैव सेंड द लेटर्स टू द रॉन्ग एड्रेस। 138 विल यू बी क्वाइट, ही सेड। इनडायरेक्ट चेंज, इनडायरेक्ट चेंज करना है सेंटेंस के अंतर्गत। देखिए ये जो क्वेश्चन है था 138, इस क्वेश्चन के अंदर भी आरपीएससी में इसे कैंसिल कर दिया था और यहाँ पर इसमें कोई जो है वो आंसर जो है आरपीएससी ने नहीं दिया था। तो यहाँ पर हम लिख सकते हैं इसके अंतर्गत इस क्वेश्चन का जो आंसर होगा कि ही आस्क्ड अस इफ़, यहाँ पर देखिए वर गोइंग जो लिखा हुआ है बिल्कुल रॉन्ग है, तो यहाँ पर किसका यूज होना चाहिए था, ही वुड गोइंग टू, ही वुड बी क्वाइट। तो इसमें सी को बिल्कुल थोड़ा सा करेक्शन अगर होता सेंटेंस में तो इसके अंतर्गत हम थोड़ा चेंज कर सकते थे। 139 आई वॉन्ट हर नॉट टू स्टे आउट लेट। अब देखो इस सेंटेंस में हम देखें तो यहाँ पर हमारा जो सामने जो ऑप्शन हमको लिखा हुआ है, चलिए यहाँ पर जो ऑप्शन लिखा हुआ है उस ऑप्शन को एक बार अपन देखते हैं। टेक्निकल टीम थोड़ा सा इसको सही करिएगा। ओके, थैंक यू। हमारा सेंटेंस है आई वांट हर नॉट टू स्टे आउट लेट। इस सेंटेंस को डायरेक्ट में चेंज करना है, इनडायरेक्ट स्पीच में लिखा हुआ है। तो देखो यहाँ पे लिखा है डोंट स्टे आउट लेट, आई टोल्ड, आई सेड डोंट स्टे आउट लेट, आई वांट, नो आर, यू आर नॉट स्टे। तो इस क्वेश्चन के अंदर का देखिए जो करेक्ट आंसर है वो आंसर जो है इसमें लिखा हुआ है ए ऑप्शन। ए ऑप्शन इज द राइट आंसर। आई सेड डोंट स्टे आउट लेट इज द राइट आंसर। नेक्स्ट है द टूरिस्ट सेड कैन यू प्लीज डायरेक्ट मी टू द स्टेशन, इसमें इनडायरेक्ट में चेंज करना है। अब देखिए यहाँ पर जो सेड लिखा हुआ है हम उसको किस में चेंज करेंगे, आस्क्ड में चेंज करेंगे। तो हमने यहाँ पर क्या लिखा कि टूरिस्ट ने कहा कैन यू प्लीज़ डायरेक्ट, लेकिन यहाँ पर देखो क्या लिखा है प्लीज़ आ रहा है, तो इसीलिए यहाँ पर क्या होगा, आक्स तो नहीं होगा, बल्कि यहाँ पर किसका यूज़ होना चाहिए था, रिक्वेस्टेड का यूज़ होना चाहिए था। लेकिन सेंटेंस को पूरा पढ़ना बहुत ज़रूरी है। तो देखो यहाँ पर क्या लिखा है कि टूरिस्ट आस्क्स टू मी टू डायरेक्ट हिम टू द स्टेशन, द टूरिस्ट आस्क्स पोलाइटली इफ़ यू कुड डायरेक्ट हिम टू द स्टेशन। तो यहाँ पर देखिए कैन की जगह पे अपन किसका यूज़ करें, कुड का यूज़ करें। अगला है द टूरिस्ट रिक्वेस्टेड वेदर टू डायरेक्ट हिम टू द स्टेशन, और ये भी गलत है। सही जो आंसर है वो आपका बी ऑप्शन है। क्यों, क्योंकि आस्क्ड के साथ में पोलाइटली जो है वो शब्द आ रहा है। और यहाँ पर देखिएगा सेंटेंस में अपन ने क्या लिखा कि इफ़ यू, यहाँ पर क्या लिखा हुआ है इफ़ यू कुड डायरेक्ट हिम टू द स्टेशन, तो हमारा सही आंसर इसमें हो जाएगा बी ऑप्शन। नेक्स्ट है ही विस्ड मी लक। तो यहाँ पर देखिए हम लिखेंगे ही सेड गुड लक, डायरेक्टली बिल्कुल सही दिख रहा है, सी ऑप्शन इज द राइट आंसर। तो इसमें हमारा जो आंसर होगा वो हो जाएगा सी ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन है 142 वुड यू माइंड वेटिंग फॉर जस्ट अ फ्यू मिनट्स, ही सेड। अब देखो इस सेंटेंस में क्या है, इनडायरेक्ट स्पीच जो है वो आपको दी जा रही है। ही आस्क्ड इफ़ यू माइंडेड, तो देखो यहाँ पर सेंटेंस में है वुड यू माइंड वेटिंग फॉर जस्ट ए फ्यू मिनट्स। तो इस सेंटेंस में अपन देखें तो करेक्ट आंसर क्या होगा। तो यहाँ पर देखिए ही आस्क्ड, तो यहाँ पर सबसे पहले क्या लिखा हुआ है, क्वेश्चन है, तो सेड को हम आस्क्ड में चेंज करेंगे। उसके बाद में अपन किसमें किसका यूज़ करेंगे, इफ़ का यूज़ करेंगे। यहाँ पर यू जो है वो किसकी जगह चेंज होगा, ऑब्जेक्ट की जगह चेंज होगा। तो यहाँ पर देखिए अपन किसकी जगह हम इसमें लिखेंगे, इसमें आई का यूज़ करेंगे। उसके बाद में किसका यूज़ होगा, वुड का यूज़ होगा। माइंड वेटिंग फॉर ए फ्यू मिनट्स, तो इसमें सही आंसर क्या होगा, सी ऑप्शन। अगला है डायरेक्ट नरेशन में चेंज करना। ही सेड दैट ही वाज ट्राइंग टू गेट ए टैक्सी फॉर द पास्ट 1 आवर। तो देखिए यहाँ पर जो है इस सेंटेंस में ही सेड है तो वो तो एज इट इज़ आएगा। हम इसमें क्या लिखेंगे, ही सेड, उसके बाद कॉमा, इन्वर्टेड कॉमा। ही वाज ट्राइंग, तो ही जो है वो थर्ड पर्सन के अकॉर्डिंग भी चेंज हो सकता है, तो यहाँ पर और फर्स्ट पर्सन के अकॉर्डिंग, तो यहाँ पर अपन आई का यूज़ करेंगे। वाज है तो उससे पहले एम का यूज़ होना चाहिए था। फिर हम किसका यूज़ करेंगे, ट्राइंग का यूज़ करेंगे। और उसके बाद में सेम जो है वो सेंटेंस इस तरीके से लिखा जाएगा।
तो करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका ए ऑप्शन, ही सेड आई एम ट्राइंग टू गेट ए टैक्सी फॉर द पास्ट 1 आवर। अगला है द टीचर सेड यू ऑट टू रीड द इंस्ट्रक्शंस केयरफुली। तो देखो यहाँ पर इस सेंटेंस को जो है वो अपने को किस में लिखना है, हमें इस सेंटेंस को पास इसमें डायरेक्ट से इनडायरेक्ट स्पीच में चेंज करना है। तो देखो टीचर टोल्ड, तो यहाँ पर जो है इस सेंटेंस के अंतर्गत देखिए तो टीचर जो है वो क्या कर रहा है, यू ऑट टू रीड द इंस्ट्रक्शन। सेंटेंस में जो भाव आ रहा है वो भाव आ रहा है यहाँ पर किसका, कि एडवाइस का भाव आ रहा है, या फिर जो है वो एक तरीके से इंस्ट्रक्शन को बताने की बात की जा रही है। तो वहाँ पे क्या है, एक तरीके से डायरेक्शन दिया जा रहा है। तो यहाँ पर हमारा आंसर हो जाएगा डी ऑप्शन, द टीचर एडवाइज्ड अस टू रीड द इंस्ट्रक्शन केयरफुली। अगला देखिए नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है मैनी यू रिमेन हेल्दी, ही सेड, इसको इनडायरेक्ट स्पीच में जो है वो चेंज करना है। तो देखिए यहाँ पे हम क्या लिखेंगे, ही विश्ड मी टू रिमेनिंग हेल्दी, ही विश्ड दैट आई मे रिमेन हेल्दी, ही विश्ड टू मी टू रिमेन हेल्दी, ही विश्ड यू मे रिमेन हेल्दी। तो यहाँ पर हम देख सकते हैं कि यहाँ पे ऑप्शंस आपके सामने दिए गए हैं। तो ही सेड को जो है वो अपन किस में क्या चेंज करेंगे, विश्ड में चेंज करेंगे। तो हमने यहाँ पे क्या लिखा कि हमने यहाँ पे सेंटेंस में क्या लिखा है कि ही विश्ड लिखा, उसके बाद में अपन ने देखा यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, दैट आई मे रिमेन हेल्दी। तो यहाँ पर देखिए ये जो है चारों ऑप्शन जो है वो यहाँ पर गलत है। तो यहाँ पर आरपीएससी ने इस क्वेश्चन के अंदर जो है इसको भी डिलीट किया है, क्योंकि यहाँ पर क्या होना चाहिए था, मे की जगह माइट का यूज़ होना चाहिए था, ही विश दैट आई माइट रिमेन हेल्दी, हम इसमें इस तरीके से यूज़ कर सकते थे। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 146, लेट अस वॉक अहेड ऑफ देम, ही सेड। तो देखिए यहाँ पर क्या दी जा रही है, एडवाइस जो है वो दी जा रही है। तो यहाँ पर हम देखेंगे कि ही सजेस्टेड दैट वी वॉक अहेड ऑफ देम, फिर लिखा है ही सजेस्टेड दैट वी अहेड देम, ही ऑफर्ड मी एंड ही। तो यहाँ पर देखिए करेक्ट ऑप्शन हमारा क्या हो जाएगा, ए इज़ द राइट आंसर, ही सजेस्टेड दैट वी वॉक अहेड ऑफ देम। 147 है, प्लीज़ कीप मी इन्फॉर्म ऑफ द लेटेस्ट डेवलपमेंट। इस सेंटेंस को इनडायरेक्ट स्पीच है उसके अंतर्गत हमें चेंज करना है, प्लीज़ कीप मी इन्फॉर्म ऑफ द लेटेस्ट डेवलपमेंट। तो ही रिक्वेस्टेड टू मी, तो यहाँ पर देखिए अपन ने सेंटेंस में लिखा है कि ही रिक्वेस्टेड मी टू कीप हिम। तो यहाँ पर देखो सेंटेंस में टू के बाद में क्या लिखा हुआ आ रहा है, केप्ट आ रहा है, जबकि टू के बाद में हमेशा V1 का यूज़ होगा। टू के बाद में हमेशा अपन किसका यूज़ करेंगे, इन्फिनेटिव का यूज़ करेंगे। ही रिक्वेस्टेड मी टू कीप हिम इन्फॉर्म्ड ऑफ द लेटेस्ट डेवलपमेंट। करेक्ट आंसर इसमें डी ऑप्शन है, डी बिल्कुल सही आंसर है। तो अपन क्या लिखेंगे इसमें, डी ऑप्शन लिखेंगे। अगला है द डॉक्टर हैज़ एडवाइज्ड मी टू टेक कंप्लीट रेस्ट। आपको क्या करना है, पैसिव वॉइस में चेंज करना है। तो देखिए यहाँ पर अपन देखें तो इसमें किसका यूज़ होगा, द डॉक्टर हैज़ एडवाइज्ड मी टू टेक कंप्लीट रेस्ट। तो यहाँ पर देखिए आई हैव बीन एडवाइज, तो यहाँ पर देखो ऑब्जेक्ट क्या लिखा हुआ है, मी लिखा हुआ है। तो ऑब्जेक्ट का सब्जेक्ट बनाएंगे तो हम यहाँ पे क्या लिखेंगे, आई का यूज़ करेंगे। आई के साथ में किसका यूज़ होगा, हैव का, उसके बाद में किसका यूज़ करेंगे, बीन का। फिर वर्ब की थर्ड फॉर्म क्या लिखेंगे, एडवाइज्ड। उसके बाद में बाकी का जो रिमेनिंग सेंटेंस है उसको लिखेंगे टू टेक कंप्लीट रेस्ट। फिर हम लिखेंगे बाय, एजेंट क्या है इसमें, डॉक्टर, तो बाय द डॉक्टर लिखेंगे। सही आंसर हमारा हो जाएगा ए ऑप्शन। अगला क्वेश्चन है इवन द मोस्ट डिफिकल्ट ऑफ टास्क कैन बी सॉल्व बाय हार्ड वर्क एंड पेशेंस। यानी कि यहाँ तक जो है कठिन से कठिन काम जो होता है वो भी जो है वो हार्ड वर्क से जो है वो किया जा सकता है। तो अब अगर इस सेंटेंस को देखा जाए तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा कि हार्ड वर्क एंड पेशेंट। तो यहाँ पर देखिए हार्ड वर्क एंड पेशेंट से सेंटेंस शुरू होगा, हार्ड वर्क एंड पेशेंस कैन सॉल्व इवन द मोस्ट डिफिकल्ट ऑफ टास्क। तो देखो यहाँ पे सेंटेंस में देखेंगे तो यहाँ पर करेक्शन देखें तो कौन सा सेंटेंस बिल्कुल ठीक होगा। तो यहाँ पे कैन बी लिखा हुआ है, तो कैन बी का यूज़ जो है वो पैसिव वॉइस में, तो एक्टिव में अपन किसका यूज़ करेंगे, कैन का यूज़ करेंगे। तो डी और ई तो ऑप्शन ही, सी और डी तो ऑप्शन ही रॉन्ग है, इसमें कुड भी नहीं आएगा, आर बीइंग भी नहीं आएगा। तो यहाँ पर देखिए हम लिखेंगे हार्ड वर्क एंड पेशेंट। तो इसमें करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका ए ऑप्शन हो जाएगा,
हार्ड वर्क एंड पेशेंट कैन सॉल्व इवन द मोस्ट डिफिकल्ट ऑफ टास्क। और अब हम लेते हैं हमारा लास्ट क्वेश्चन हमारी सीरीज का, हमारा टेस्ट पेपर का, जूनियर लीगल ऑफिसर का जो लास्ट एग्जाम हुआ था उस पेपर का जो अंतिम क्वेश्चन था वो था आवर होस्ट ट्रीट अस वेरी पोलाइटली। आपको इसको जो है सेंटेंस को चेंज करना है पैसिव वॉइस में। तो देखिए यहाँ पर हम देखेंगे जो है इसमें अस जो है वो आपका क्या लिखा हुआ है, ऑब्जेक्ट है। आवर होस्ट यहाँ पर सब्जेक्ट है, ये क्या है यहाँ पर V2 है। उसके बाद में वेरी पोलाइटली ये भी एडवर्ब है और ये जो है वो भी क्या है, एडवर्ब है। सबसे पहले ऑब्जेक्ट का सब्जेक्ट हम क्या लिखेंगे, वी। यहाँ पर क्या आ जाएगा, वी। उसके बाद में देखिए V2 है तो V2 के लिए हम किसका यूज़ करेंगे, वर का यूज़ करेंगे। वर के बाद में लिखेंगे वर्ब की थर्ड फॉर्म, तो थर्ड फॉर्म क्या हो जाएगा, ट्रीटेड। तो हम लिखेंगे वी वर ट्रीटेड। उसके बाद में लिखेंगे एडवर्ब और एडजेक्टिव, तो यहाँ पर क्या लिखेंगे, वेरी, और फिर अपन लिखेंगे पोलाइटली। अब आप देखो बाई का यूज़ करेंगे, बाई के बाद क्या लिखेंगे, हम लिखेंगे एजेंट। एजेंट इस सेंटेंस में क्या लिखा हुआ है, आवर होस्ट, तो यहाँ पर हम क्या लिखेंगे, आवर होस्ट का यूज़ करेंगे। तो करेक्ट आंसर क्या होगा इसमें, बी ऑप्शन इज़ द राइट आंसर। हम लिखेंगे वी वर ट्रीटेड वेरी पोलाइटली बाय आवर होस्ट। तो ये था जूनियर लीगल ऑफिसर का पिछला पेपर जिसे मैंने जो है बिल्कुल अच्छे से आपको सामने समझाया, प्रेजेंट किया, किस तरीके से क्वेश्चंस को करना है, किस तरीके से आपको एग्ज़ाम में पूरे पेशेंस के साथ में जो है क्वेश्चंस को पढ़ना है, ग्रामर के रूल्स को अप्लाई करना है, और इस प्रकार से आप जो है आपको इस पेपर को जो है वो सॉल्व करना है। तो यहाँ पर देखिए इसके अंदर जो पूरा सिलेबस जो दिया हुआ है RPSC ने, उस सिलेबस के अकॉर्डिंग जो है पेपर जो है वो बना है। उम्मीद है आप लोगों को समझ में आ गया होगा कि हम पेपर कैसे सॉल्व करेंगे। तो ये था हमारा आज का सेशन, फिर मिलेंगे। नमस्कार, शुक्रिया, धन्यवाद, थैंक यू।